नमस्कार। आज हमारे साथ चर्चा पे कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर अमित मिश्रा जी हैं। आपने उदय प्रताप कॉलेज से बीएससी बीएड ग्रुप से किया, फिर बॉटनी से एमएससी किया। बीएचयू से पीएचडी करने के बाद आप इजराइल चले गए, जहां आपने पोस्ट डॉक्टरल फेलो के तौर पर कार्य किया। उसी क्रम में आपने उसके बाद टेक्सास विश्वविद्यालय अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो के तौर पर कार्य किया। आजकल आप अमेरिका में ही मॉन्टाना विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो के तौर पर विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। अमित को मैं सन 2004 से जानता हूं, जब वे बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र थे। उनका विज्ञान के प्रति रुझान मैं उसी समय समझ गया था। वे साइंस में अच्छा करना चाहते थे और अक्सर हम सब टीचर से आगे के भविष्य के संबंध में जानकारी लेने आते रहते थे। समय के साथ वे जहां भी गए, हम सभी शिक्षकों से निरंतर संबंध बनाए रखे और हमारा उनके प्रति स्नेह और उनके लिए शुभकामनाएं सदा बनी रही, जो आज भी हैं और सदा रहेंगी। आज जिन ऊंचाइयों को वो छू रहे हैं, वो पूरे कॉलेज परिवार के लिए गर्व की बात है। आइए आज हम लोग अमित जी से बातें करते हैं और उनके अपने अब तक के सफर को उनसे जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है डॉक्टर अमित जी आपका, और धन्यवाद कि आप हम लोगों से बात करने के लिए समय निकाल पाए। थैंक यू वेरी मच सर। तो अमित, कहाँ से शुरुआत करें? सर शुरुआत मुझे लगता है कि यहीं से करनी चाहिए कि मैं पला बढ़ा भी बनारस में ही था। तो बनारस मेरा होम टाउन है और मेरा गांव भी बनारस में बाबतपुर के पास बड़ा गांव के बगल में एक गांव है रसूलपुर। अच्छा। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। तो मैं कह सकते हैं आप, मैं टिपिकल बनारसी हूँ, तो शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। बहुत अच्छा। शुरुआत की स्कूलिंग कहाँ से हुई? तो स्कूलिंग मेरी 2 जगह से स्कूलिंग हुई है। पहली स्कूलिंग मेरी क्लास 1 to 5 मैं जो है सिगरा पे एक स्कूल है वाराणसी में, उसका नाम है हैप्पी मॉडल स्कूल। मैंने प्रारंभिक शिक्षा वहीं से शुरू करी। उसके बाद सर मेरा एडमिशन केंद्रीय विद्यालय 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र, जो कि कैंटोनमेंट में है, मैं वहाँ गया। क्लास 6 to 12 मैंने वहाँ से पढ़ाई करी। और उसके बाद फिर जैसा होता है ना कि आदमी क्या करे यार आगे, तो फिर चलो हर जगह का, हर यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन दिया। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी थी जो दूर थी, रोहेलखंड, वहां मेरा हुआ भी। बनारस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, लेकिन फिर यूपी कॉलेज में एंट्रेंस दिया था, तो वहां हो गया। तो फिर ये बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि यार बाहर क्यों जाएंगे, घर पे ही रहते हैं, चलो यूपी कॉलेज में पढ़ते हैं। और मेरे गांव के बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ते थे। तो और जब हम लोग स्कूल में भी पढ़ते थे, तो वहां पे भी जब हम लोग का क्रिकेट टीम था, तो वहां से भी क्रिकेट खेलने बच्चे आते थे। तो उस तरह से भी मैं यूपी कॉलेज को जानता था, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि वो एक ठाकुरों का कॉलेज था। तो एक अंदर से भी था कि यार पढ़ते हैं, चलो वहां देखते हैं क्या होता है। एक पहला जैसे एक होता है ना कि इमेज बना देते हैं यार ठाकुरों का कॉलेज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सारे उसके लोग पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा 5 साल। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरखा ट्रेनिंग स्कूल के कॉलेज में आप पढ़े और गोरखाओं वाला जो है आपके अंदर हिम्मत आ गई और फिर उसके बाद लगा कि अब हम कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं? सर ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सर वो बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती थी आर्मी की। और हम बैरक्स में ही, हमारा जो पुराना स्कूल था वो बैरक्स में ही था। अब वो नई जगह शिफ्ट हो गया है मिलिट्री हॉस्पिटल के पास। तो जब हम, जैसे मुझे अच्छे से याद है, जब हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चलती थी, तो बिल्कुल गोलियों की आवाज सुनाई देती थी। तो काइंड ऑफ, और उसी समय इजराइल के बारे में भी हमारे हिस्ट्री टीचर ने बताया था कि इजराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, तब से कभी इजराइल जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे। डेस्टिनी ले भी गई, तो उसको मैं आगे जिक्र करूंगा। तो अ काइंड ऑफ वैसा था कि कह सकते हैं कि मतलब करेजियस हो गए थे हम, क्योंकि हर जगह हम हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो। तो ये केवी की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है, मैं ऐसा कहूँगा। और ये मुझे नहीं लगता कि ये 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र की ही बात है, चाहे मैं किसी भी केवी के स्टूडेंट से मिला हूँ। हम लोग कंकड़ बाग में सोशल साइंसेस एग्जीबिशन में या साइंस के एग्जीबिशन में, हर जगह का माहौल बिल्कुल वैसा ही था। वैसे ही जॉली बच्चे इंटरैक्ट करना,
ये शुरू से ही हम लोग के उसमें मतलब ढाल दिया गया था। हम्म। तो आपने केवी की बात कही, तो क्या मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही हैं। पहला कि कहीं ना कहीं आप लोग एनडीए और सीडीएस के बारे में जानकारी वहीं से जान जाते होंगे। एक होता होगा कि उसमें आगे जाना है, और दूसरा कि जो सैनिक स्कूल होते हैं, जैसे कि कुछ और जगहों पर सैनिक घोड़ा खाल और जैसी जगहों घोड़ा खाल रीवा में है सर, मेरे कई सारे दोस्त रीवा में पढ़े हैं जी। तो उसमें और इस जीटीसी के उसमें माहौल में क्या फर्क आपको नजर आया? सर मैं सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय को एक जैसा नहीं कह सकता, क्योंकि सैनिक स्कूल में ना बच्चों को पता रहता है कि हमें एनडीए या सीडीएसई करना है। ये पहले से उनके दिमाग में रहता है, और ये उसी हिसाब से सैनिक स्कूल में जाते हैं, उनको उसी हिसाब से ट्रेन भी किया जाता है। लकीली मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। मतलब मैं जब क्लास 11th में पहुंचा तो फिर सोचा यार चलो एनडीए भी देते हैं, एंड आई क्वालिफाइड एनडीए 4 टाइम्स। हाँ, और मैं तीसरी बार फाइनल सिलेक्शन तक भी पहुंचा, और मेरा इंटरव्यू हुआ था फर्स्ट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड देहरादून, और वहां पे सर मेरा सिलेक्शन फाइनल भी हुआ, लेकिन और फिर मेरा मेडिकल हुआ धौला कुआं में, और मैं रिजेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ पीआर। तो अगर एक बार आपको पीआर मिल जाती है तो फिर आप मतलब दोबारा से वो नहीं कर सकते। और चौथा एनडीए का इंटरेस्ट में दे चुका था, हो गया था, लेकिन फिर मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया उसी बेसिस। तो उसमें सर एक टेस्ट होता है, मतलब मैं आगे अगर कोई बच्चे इंस्पायर होना चाहते हैं, उसको बोलते हैं पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ये लाइफ में एक ही बार देने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप इसको फेल कर गए तो वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पायलट नहीं बन सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिससे आपके पायलट बनने की एबिलिटी चेक करी जाती है। तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर जो बच्चे एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो उनको जब भी उनको वहाँ पे मतलब अगर आप कॉकपिट में बैठेंगे तो उसमें बहुत सारे मीटर्स होते हैं, जैसे उसमें प्लेन कैसे जा रहा है, किस एल्टीट्यूड पे जा रहा है, अगर प्लेन राइट जा रहा है दिखते हुए, ओरिजिनली वो लेफ्ट जा रहा होता है। तो ये सारी चीजें मतलब बताई जाती हैं, और बहुत फोकसली उसका एक एग्जाम होता है। अगर आप वो फेल कर गए तो वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट पायलट नहीं बन सकते। ये हम लोग को नहीं पता था। लकीली मैं वो एग्जाम पास कर लिया था। लेकिन मुझे याद है कि टोटल 200 बच्चों का बैच था और केवल 18 बच्चे पास किए। इट्स रियली टफ। और अगर कोई बच्चे देखना चाहते हैं उस तरह का एग्जाम, तो मैं ये कहूंगा कि बनारस में भी 4th एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है कैंटोनमेंट में। तो अगर वो चाहें तो मतलब, हालांकि विजिटर्स अलाउड नहीं होते हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कॉलेज का एक ग्रुप अगर कांटेक्ट करे वहाँ के विंग कमांडर से या मतलब लोकल ऑफिशियल से, तो शायद वो मतलब आपको एंट्री दे देंगे। मेरे फ्रेंड, क्योंकि मैं केवी में पढ़ता था, तो मेरे फ्रेंड एयरफोर्स से थे, आर्मी से थे, तो मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मैं आराम से जाता था, देखता था। तो थोड़ा सा पहले से भी मुझे पता था कि ये सब चीजें क्या है। और लकीली एक बार एक स्कूल में भी एयरफोर्स के लोग आए थे और एबीटी टेस्ट हम लोगों ने वहां दिया था। शायद एक वो भी रीजन हो सकता है कि मैं आराम से क्वालिफाई कर गया। तो जब ये आपका ऑप्शन आर्मी का या एयरफोर्स का जब बंद हो गया, जैसा कि आपने बताया कि हेल्थ रीजन से आपको आगे जाने का मौका नहीं मिला, तो फिर क्या उस समय कमर्शियल पायलट बनने का ख्याल नहीं आया? सर आया था एक बार। मतलब होता है ना, एक जुनून जैसा होता है कि यार एयरफोर्स में जाना था, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड आज भी विंग कमांडर है। अभी मतलब पिछले महीने ही विंग कमांडर हुआ है। मनीष सिंह हमारे साथ का ही पढ़ा हुआ है। क्या बात है। और मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं आज भी, और वो हमेशा से कहता, हम दोनों एक साथ ही गए थे, मुझे अच्छे से याद है। मेरे नेक्स्ट वाले बैच में था वो, एंड ही क्वालिफाइड, और वो आज ऑफिसर है, कमांडर है और अभी गोरखपुर में पोस्टेड है। तो शुरू से लगता था कि नहीं जाना चाहिए। फिर सर ऐसा कुछ मिला नहीं, और घर का बैकग्राउंड भी वैसा नहीं था कि, क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ घर में। और दूसरा कि कमर्शियल पायलट के लिए इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। आपको अगर इवन इफ आप रायबरेली के एकेडमी में भी जाना चाहते हैं, जो कि सबसे पास है, वो भी बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। और ये सही बात है कि देखा जाए तो एयरफोर्स के उससे जो सिस्टम में अंदर आ जाए वो बहुत लकी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है मिडिल क्लास से ही होते हैं, और इतना इजी नहीं है कमर्शियल पायलट बनना। राइट सर। और हम, मेरे फादर मतलब बैंक कर्मचारी थे, तो मतलब ये भी नहीं सोच सकते थे कि हम कि यार चलो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मुझे याद है 3-4 फ्रेंड्स तो बाहर जाके एमबीबीएस किए ही।
और वो वहीं रह गए, फिर वो लौटे नहीं। हाँ। भाई उनके पास पैसा था, वो चले गए। भाई हमारे लिए तो, हमारे पास तो नहीं था, तो हम नहीं सोच सकते। कौन से देश गए थे वो वैसे? वो सर 2 तो रशिया में थे, एक स्वीडन में गया था, एक बंदा यूएस आया था। उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ, तो क्योंकि आप बायो साइड से हैं, और ये देखा गया है कि एक जमाना था जब रशिया का बहुत ज्यादा क्रेज होता था, लोग जाते थे मेडिकल करने, और उस समय वो यूएसएसआर होता था, तो सारे बाकी जितने भी देश हैं, यूक्रेन है, ताजिकिस्तान है। हाँ, यूक्रेन, वो यूक्रेन ही गया था सर। आई रिमेम्बर, वो यूक्रेन ही गया था। तो आज भी काफी लोग जा रहे हैं, और कई बार ये भी है कि क्लास 12 के बाद कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है। हाँ, जिनके पेरेंट्स अवेयर हैं तो वो अपने बच्चे को कोई फिलीपींस भेज रहा है, कुछ और जगह कर रहा है, और अब जाके गवर्नमेंट ने काइंड ऑफ एक वो एग्जाम रख दिया है कि अगर आप बाहर से एक रेगुलेशन, वो एग्जाम आपको पास करना पड़ता है। हाँ, देश का एक एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीजें आपको मिलेंगी। हम लोग के साथ एक लड़का विजय भी था, एमएससी बॉटनी में। वो भी अभी यूक्रेन में है। उसके फादर भी डॉक्टर है। आई थिंक वो भी उसी फील्ड में मतलब आगे बढ़ रहा है। मतलब फेसबुक से मैं कांटेक्ट में हूँ, लेकिन है वो यूक्रेन में, और डॉक्टर ही कर रहा है ये। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन जगहों पर आज भी देखा जाए तो उतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर कोई मतलब हम यूएस या यूके से कंपेयर करना स्टार्ट करें तो उन जगहों पर उस हिसाब से उतना नहीं है। पर हम लोग के लिए तो कभी मतलब सपना ही था कि कभी विदेश हम जा पाए। हाँ, लिटरली। तो वो बाद में भले हम 2-3 मतलब कई देश घूम लिए अब तो, लेकिन शुरू से ही ये था कि मतलब यार विदेश कहाँ जा पाएंगे, हम लोग मिडिल क्लास के, हम लोग नहीं सोचते। सही बात है। फिर वो कैसे गए, क्या गए, वो मैं मतलब आपको आगे बिल्कुल ग्रेट। तो ये था आपका क्लास 12 जीटीसी तक किए, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि आपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए होंगे मेडिसिन के संदर्भ में, और मेरी आपने बीएचयू के लिए भी बीएससी और उन सब का अटेम्प्ट लिया होगा, और फिर जैसा कि आपने बताया आप यूपी कॉलेज पहुंच ही गए, हाँ। और जैसा आपने बताया कि कहा कि चलो इससे भी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छी है। तो कैसा रहा आपका बीएससी पार्ट 1? सर मतलब लिटरली मैं एकदम खुल के बताऊंगा, क्योंकि ये चीज मुझे लगता है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचनी चाहिए, और अभी भी वो चीजें झलकती हैं मुझे कॉलेज में। हम जब पहली बार आए तो हम देखिए सर कॉन्वेंट स्कूल से थे, तो हमें पता होता था कि यार इंटरेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो कोई आपसे बात नहीं करेगा। तो काइंड ऑफ जो आगे की सीट होती है ना, वो हॉस्टलर्स के लिए रिजर्व हुआ। मतलब ये मुझे पता नहीं था, लिटरली आई वाज, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे पता नहीं था। नेक्स्ट डे मुझे जो है बोला गया कि आपको यहाँ नहीं बैठना है, पीछे बैठना है। तो थोड़ा सा मेरे को वो ठीक नहीं लगा था बस फर्स्ट ईयर में, लेकिन बियॉन्ड दैट उसके बाद फिर क्लासेस हुई, और बड़ा फैसिनेटिंग था एक क्लास में, कभी भूलता नहीं। वो भीष्म सर हुआ करते थे, भीष्म सिंह। तो पहली क्लास उन्हीं की थी। मतलब जिस तरीके से उन्होंने मतलब शुरुआत की, मुझे लगा यार कि यहाँ पे तो बच्चा अगर गांव का भी आएगा ना वो भी सीख लेगा, और जो बच्चा कॉन्वेंट से आएगा वो तो मान लीजिए थोड़ा पढ़ा रहता है, तो लेकिन वो इतना सिंपल तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करना। और दूसरी क्लास हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के राणा प्रताप सिंह सर की थी, जो फंजाई पढ़ाते थे। उन्होंने भी मतलब शुरुआत एकदम स्लाइड पोलाइट तरीके से शुरू किया। बाद में मुझे पता चला कि यार इनकी तो 5-5 किताबें आती हैं, ही इज सो बिग मैन। तो वो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बहुत अलग सा था। और फिर प्रैक्टिकल्स करना, चाहे वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बॉटनी डिपार्टमेंट हो, चाहे जियोलॉजी डिपार्टमेंट हो। मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट का टीचर इक्वली क्वालिफाइड है, और आप किसी से भी आप बात करिए तो आपको अच्छे से सलाह देता है। हाँ, कुछ टीचर्स हो सकते हैं जो आपको और मोटिवेट करें अगर आप उनसे अलग से मिलते हो, और ऐसा मैंने किया। बहुत सारे टीचर से मैं अलग से मिला, तो मुझे फिर पता चला कि हाँ यार क्या क्या डायरेक्शन मतलब आगे सोचा जा सकता है, क्योंकि बीएससी 3rd ईयर तक भी नहीं सोचे थे कि क्या करना है आगे, क्योंकि घर में माहौल नहीं था, बस पढ़ते जाओ, नंबर ठीक ठाक आ जाते थे, इसलिए कभी मतलब वो नहीं रहा कि क्या करना है आगे। तो जब बीएससी 3rd ईयर में मैं आया, मुझे अच्छे से याद है कि शुरुआत जब किया तो कुछ टीचर्स ने फिर बोलना शुरू किया कि आपको जो है और अच्छी यूनिवर्सिटी ट्राई करनी चाहिए, अगर आपको मास्टर्स करना है तो मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए।
तो हम लोग प्रयासरत हुए उस टाइम, लेकिन सर होता है ना कि मतलब बहुत सारे बच्चे सफल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सफल नहीं भी हो पाते हैं, तो हम लोग ना सफल हुए बच्चों में से थे। फिर हम लोगों ने कॉलेज से ही मास्टर्स किया हमने बॉटनी से, एंड फिर मतलब हम फोकस्ड हुए कि भाई चलो अब बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी छोड़ करके अब हम एक सब्जेक्ट पे आ गए, बॉटनी। फिर उसको मैं पढ़ना शुरू किया, मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों मतलब मैंने एमएससी भी बॉटनी से कंप्लीट करी। ये मेरा ओवरऑल जर्नी। अमित, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हिंदी को लेकर, क्योंकि मैं कुछ लोगों से पहले भी बात करता रहा हूँ, और क्योंकि आप केवी से आ रहे थे तो आप एक सेंट्रल स्कूल से आ रहे थे, और मैं उस चीज को समझता हूँ कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही एटलीस्ट अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो तो बाकी सारी चीजें जो है इंग्लिश मीडियम से हो रही होती है, तो एक कंफर्ट लेवल रहता है। तो आपका इंटरेक्शन आपके बाकी उन दोस्तों के साथ कैसा रहा जिनको देख के ही आपको लगता था कि ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होंगे क्योंकि ये हिंदी मीडियम से आ रहे हैं? उस संदर्भ में आपको कैसा लगा? सर मैं मतलब यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा केवी के बारे में, कि केवी में निश्चित रूप से सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट एसएसटी हुआ करता था, सोशल स्टडीज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी। वो हमें हिंदी में ही पढ़ाई जाती है, और बहुत सारे केवीज में वो इंग्लिश में भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो मतलब हम लोग हिंदी में भी मतलब पढ़ना जानते थे, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने ये देखा कि जो बच्चे स्पेशली ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं है, तो उनको नो डाउट स्ट्रगल तो थोड़ा करना पड़ता है, ये मैंने देखा। लेकिन मैं इसमें अपने यहाँ के टीचर्स को बहुत मतलब सैल्यूट करना चाहूंगा कि वो इतना सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि मतलब समझ में आना तो शुरू होता है। भाई देखिए, हम कॉन्वेंट से थे तो हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आता था, क्योंकि वो बीच बीच में इंग्लिश टर्म्स भी यूज करते थे। लेकिन मैंने बच्चों को भी देखा, मतलब जो बच्चे हमारे साथ के थे, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल प्रेम स्वरूप यादव है। वो आज हार्वर्ड मतलब इंडिया वर्ल्ड की टॉप सेकंड यूनिवर्सिटी या फर्स्ट यूनिवर्सिटी कह लीजिए आप, उसमें है। वो बंदा जो है क्वींस कॉलेज से पढ़ा है, पूरा हिंदी मेरा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब जिन बच्चों को आगे अच्छा करना होता है वो अच्छा नहीं करते। दूसरे एग्जांपल हमारे एंजल भैया हैं। आप एंजल भैया को देख लीजिए, मतलब वो भी मतलब साधारण से स्कूल से पढ़ के आए थे और आज वो कहाँ हैं। और जब विश्व का ऐसा कोई भी ऐसा जर्नल नहीं है जिसमें उनके पेपर्स नहीं है, इवन साइंस तक में उनका पेपर है। तो मुझे ये लगता है कि स्ट्रगल तो निश्चित रूप से चाहे आप किसी भी फील्ड में रहिए, करना तो पड़ता ही है। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, बिना स्ट्रगल किए आपको लाइफ का मजा नहीं मिलेगा। ये मेरा अभी तक का मतलब नहीं, बहुत सही बात है। तो आपने अंजिल का नाम लिया तो मुझे ध्यान आया कि आपने जो बेंच वाली अभी बात बताई कि मैं जब फर्स्ट ईयर में आया तो वो आगे बेंच वाली, और अंजिल ने जो एक बात कही वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि तब वो थर्ड ईयर भी बीएससी का खत्म हो जाता है और हम लोग जो है बस वो हॉस्टल और डेलीगेसी में ही फंसे रह जाते हैं। और उस चक्कर में जब थर्ड ईयर पास हो जाता है तो हम एकदम समझ में नहीं आता हम खड़े कहाँ हैं। कुछ भी लगता है कि काश पहले हम थोड़ा ध्यान दिए होते। तो वो मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी, और जिसको कि आपने भी उसी चीज को इनडायरेक्टली पुट अप किया। और ये सही बात है कि बच्चे अगर फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा सा ध्यान लगाने लगे तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, सबके लिए पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत एग्जैक्टली। और सर उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म ज्यादा जरूरी है। चाहे आप कॉलेज में रहिए, चाहे आप यूनिवर्सिटी में रहिए, चाहे आप पीएचडी करिए, बिल्कुल अगर आप इंटरैक्टिव नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मतलब वो रिफ्लेक्ट होगा ही। आप कभी न कभी आप प्रेजेंटेशन दोगे या किसी से आप बात करोगे तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड, वो होगा ही होगा। जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा है। और इसी में मैं ये जोड़ूंगा, आप क्योंकि आज अमेरिका में बैठे हैं, जो कि एक कंट्री है जिसे कि कहा जाता है इमिग्रेंट्स की ही कंट्री है, क्योंकि हर कोई इमिग्रेंट ही है। तो वो हेटेरोजीनियस सोसाइटी है। आप मुंबई को उठा लो, हेटेरोजीनियस सोसाइटी। तो जो सोसाइटी या ये कहिए कि इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर एक हेटेरोजीनियस एनवायरनमेंट हो, लेकिन वो फिर होमोजेनाइज्ड हो जाए, मतलब हर कोई एक दूसरे को मदद करता हुआ चले, तो वो बहुत ही ज्यादा सबके लिए अच्छा हो सकता है। उसका एक वर्क कल्चर, उसका एनवायरनमेंट एकदम अलग हो जाता है। और आपने बीएससी ही वहीं से किया, तो आप उस चीज को जब अपने जर्नी को जब पीछे मुड़ के आप देखते होगे तो आप काइंड ऑफ सोचते रहोगे कि और भी
इंटरेक्शन के प्लेटफॉर्म बन सकते थे अगर वो चीजें अच्छी रहती, क्योंकि जैसे आप लोग थर्ड ईयर में फेयरवेल अपना मनाते हो तो उस समय आप लोग कुछ परफॉर्म कर रहे होते हो तो वो सब अच्छा लगता है। उस तरह की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम रहती हैं। क्योंकि सर मुझे याद है कि बीएससी थर्ड ईयर में तो कुछ फेयरवेल जैसा था ही नहीं हम लोग के। आई रिमेम्बर कुछ नहीं था। एक तो शायद मतलब इंटरेक्शन भी लोगों से कम था। वो भी मैं तो इंटरेक्ट करता था, चाहे वो हॉस्टलर्स हो या बाहरी हो। मेरे तो जितने दोस्त हॉस्टल में थे उतने ही दोस्त बाहर भी थे। मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई इन सब चीजों को लेकर। लेकिन फिर भी मतलब ये चीज मेरे को लगता है कि मतलब इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म को और डेवलप किया जाना चाहिए। तो उससे फायदा स्टूडेंट्स का ही होगा और स्टूडेंट्स आगे जाएंगे और अल्टीमेटली कॉलेज का ही नाम बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल वही फिर मैं वही अंजल की बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर वो डेलीगेसी और हॉस्टल का जो कॉन्फ्लिक्ट या कह लीजिए द्वंद्व चल रहा था, अगर थोड़ा सा उसको हटा के बात की जाए तो स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत लाभान्वित होगी, क्योंकि उस कॉलेज में सभी टीचर्स डेडिकेटेड हैं। हर कोई चाहता है कि बच्चे बहुत अच्छा करें, तो वो अपॉर्चुनिटीज और अच्छी हो सकती है। जैसे कि इनफैक्ट मैं आपसे यही जानना भी चाहूँगा, अभी मैं आपसे एमएससी की बात करूँगा, लेकिन जैसे होता है कि कुछ जगह लोग एमएससी के बाद ही जो है पीएचडी के लिए देश के बाहर निकल जाते हैं। तो अगर उस तरह से एक वो एनवायरनमेंट आ जाए तो हमारे कॉलेज से भी एमएससी के बाद बच्चे बाहर निकल सकते हैं, जिसके संदर्भ में अभी मैं आपसे और पूछूंगा भी और जानना चाहूंगा। मैं भी सर उस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि उससे ये चीज हमें बाद में समझ में है कि हम एमएससी से अगर टारगेट करते शायद हम यूएस से भी पीएचडी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमें पता होता पहले से या हमें उसके बारे में बताया गया। एग्जैक्टली बहुत सही कहा आपने। तो फिर यूपी कॉलेज में आपने बताया, और यूपी कॉलेज में जैसे आप बता रहे थे कि आपकी हॉबीज में जो है वो गेम्स काफी वो है, तो क्या यूपी कॉलेज में, क्योंकि आप एक तरीके से ब्लेस्ड थे कि आप एक ऐसे कॉलेज में थे जहाँ की जो स्टेडियम है, जहाँ का जो ग्राउंड है, उसकी हम लोग कहते हैं ना कि उसकी मिट्टी में ही जो है वो सोना है, चाहे बास्केटबॉल और हॉकी के लिए। तो क्या उस संदर्भ में भी कुछ आपका इन्वॉल्वमेंट रहा? सर मेरा रुझान मतलब खेल के प्रति बिल्कुल बदल गया जब मैं यूपी कॉलेज आया। कि उसका रीजन शायद ये था कि शायद हम पढ़ने में ज्यादा हो गए, मतलब पढ़ाई की तरफ रुझान ज्यादा हो गया, तो खेल की तरफ रुझान थोड़ा कम हो गया। फिर हम शाम को जब भी मुझे अच्छे से याद है, मैं, प्रेम, रमेश, केशव, बहुत सारे लोग हैं मैं जिनका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि एंडलेस हो जाएगा। तो हम शाम को जब मिलते थे तो फिर हम इधर उधर की बातें ज्यादा करते थे। फिर हम रमेश के घर भी जाते थे, खेलते वहां भी थे। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं सैटरडे संडे रमेश के घर जाके खेलता था। ठीक है, मतलब इवन कौन सा गेम? क्रिकेट। ओके। और यूपी कॉलेज में भी हमने कई गेम्स खेले। ठीक है, मतलब यूपी कॉलेज का पार्ट होकर के नहीं, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ बहुत गेम खेला, इवन एमएससी तक। और हमारा एक फ्रेंड हुआ करता था अनूप, वो भी केवी का ही प्रोडक्ट था। आजकल वो संजय गांधी पीजीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर है स्टैटिस्टिक्स का। और वो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता था, बहुत लंबा भी था और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। तो उतना रुझान था नहीं मेरा, मतलब। और जब आप एमएससी में आ जाते हो, फिर आपको क्लासेस, प्रैक्टिकल्स इतने ज्यादा मिलने लगते हैं कि फिर मुझे नहीं लगता कि आप उतना टाइम आप निकाल पाओगे कि मतलब आप खेल पाओ। और चूंकि मैं सिगरा पे रहता था तो मुझे घर भी जाना होता था, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो मैं कभी मतलब खेल की तरफ रुझान मेरा रहा नहीं, ये भी लेकिन मन तो अभी भी है, मैं अभी भी खेलता ही हूँ। यहाँ भी क्रिकेट खेलता ही हूँ। ग्रेट। तो बीएससी से फिर एमएससी के लिए बीएचयू जाने का कैसे सोचा, क्या तैयारी रही, और क्या ये ख्याल नहीं आया कि एमएससी भी यूपी कॉलेज से ही किया जाए? नहीं सर, बीएससी के बाद मैंने एंट्रेंस भी दिया, बॉटनी और केमिस्ट्री दोनों में दिया। ओके। बॉटनी में तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन केमिस्ट्री में मेरी 14th वेटिंग थी। ओके। लेकिन टोटल 6 वेटिंग ही क्लियर थी। मतलब उसमें जो लास्ट के 2 सीट थे वो पेड सीट थे। ओके। तो मैं एमएससी शुरू से ही केमिस्ट्री से करना चाहता था, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री की तरफ रुझान ज्यादा था कंपेयर टू। और शायद मेरे मन में ये था कि यार कभी आईआईटी में चले जाएंगे, पीएचडी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर कुछ माहौल ऐसा बना कि मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। यूपी कॉलेज में हमारे मेरिट लिस्ट चलती है आज भी। हाँ, मुझे ऐसा नहीं, लगता अब एंट्रेंस हो गया पिछले के 3-4। अच्छा, अब एंट्रेंस हो जी। अच्छा, हाँ, तो एंट्रेंस हो गया सर, तब
तो बढ़िया है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जिस साल हमने एमएससी में एडमिशन लिया था उस साल भी मेरिट बेस्ड ही था जी। तो केमिस्ट्री में मेरा जो नंबर आया वो आया 18 जनरल कैटेगरी ओके। और टोटल सीट थी 12 तो मेरा नहीं हो पाया। और बॉटनी में आई गॉट फर्स्ट वेटिंग। अच्छा। हाँ, मतलब बॉटनी में आई वाज नॉट इन द मेरिट लिस्ट, मैं फर्स्ट वेटिंग था। लकीली मतलब शायद कोई कैंडिडेट छोड़ दिया या रिजर्व कैटेगरी के किसी कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी में भेज दिया गया, कुछ ऐसा था, मुझे अच्छे से याद है। एंड देन मुझे 4 घंटे बाद पता चला कि मेरा नाम लिस्ट में आ गया है। अच्छा। मुझे फीस जमा करनी है। तो आई वाज रियली हैप्पी। मैं हैप्पी इसलिए था कि मेरा साल बर्बाद नहीं होगा और अनहैप्पी इसलिए था कि मुझे केमिस्ट्री नहीं मिला। लेकिन फिर मैंने अपने आप को बहुत समझाया घर जाके कि यार चलो ठीक है, बॉटनी भी इंटरेस्ट तो है ही है तुम्हारा, कोई बात नहीं, करते हैं। एंड फिर मैंने कोशिश करी मतलब हर चीज सीखने की। और एमएससी में क्योंकि आप जब बीएससी करते हो ना तो आपको डिफरेंट सेक्शंस होते हैं और डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ाने के लिए डिफरेंट टीचर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाना है तो एक बैच में एमपी सिंह सर पढ़ाते थे, एक बैच में अजय सिंह सर पढ़ाते थे। लेकिन जब आप एमएससी में आते हैं तो जो स्पेशलाइज्ड फैकल्टी होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, उन्हीं को क्लासेस दी जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर हम जो है, जब मुझे पता चला कि यार मतलब एमपी सिंह सर तो बहुत अच्छा एंजियोस्पर्म पढ़ाते हैं और वो जानते थे कि मैं थोड़ा इस चीज में वीक हूँ तो उसको उठा के क्वेश्चन भी बहुत पूछे। तो मजबूरी में मुझे मतलब सारी फैमिलीज को पढ़ना पड़ा। और फिर मैं डर के मारे पढ़ना शुरू किया कि नहीं यार ये तो मुझसे कल के अंदर की क्लास है, मुझे पक्का ये उठा के वर्टिसिलास्टरिक फ्लोर से पूछ देंगे क्या होता है बताओ। तो मैं उसको पढ़ते फिर मेरा इंटरेस्ट जग गया। एंड मतलब इतना अच्छा था कि लाइक फर्स्ट ईयर में आई वाज 3rd रैंक। फर्स्ट ईयर में मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं 3rd रैंकर हो सकता। मुझे अच्छे से याद है पल्लवी फर्स्ट थी, सेकंड कोई और था, 3rd आई वाज। क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही को मतलब अवार्ड दिया जाता है, फर्स्ट और सेकंड को, 3rd को नहीं कंसीडर किया। तो ठीक ही था सर, एमएससी की भी जर्नी अच्छी थी। तो और एक चीज सर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जो प्रैक्टिकल्स हैं मतलब बीएचयू से कंपेरेबल कह सकता हूँ। मतलब मुझे अच्छे से याद है एलगी हमारे यहाँ शत्रुघ्न सिंह सर, वो एक ऐसे टीचर थे जो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स की कैटेगरी में गिने जाते थे और वन ऑफ द मतलब मैं कहूँगा कि लीडिंग एल्गल साइंटिस्ट के, अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ क्योंकि जितना अच्छा वो एल्गी पहचानते थे या मतलब पॉइंट आउट करते थे, मुझे नहीं लगता कि उस तरह की ट्रेनिंग बहुत कम टीचर्स दे पाते। तो हम लोगों ने, मुझे अच्छे से याद है 85 एल्गी हम लोगों को उन्होंने दिखाई थी। और आज भी एमएससी में बनारस यूनिवर्सिटी में 75 से ज्यादा एल्गी नहीं दिखाई। तो और जब तक इंडिविजुअल बच्चों की स्लाइड नहीं बन जाती थी वो नहीं छोड़ते थे, चाहे 4:30 बज जाए चाहे 5 बज जाए। और ये चीज मुझे बड़ी पसंद आई थी उनकी, क्योंकि मतलब जब बीएससी में उन्होंने पढ़ाया था मुझे लगा यार ये तो केवल ओवरव्यू देके चले गए, अच्छे टीचर नहीं है। एक होता है ना मन में आ जाता है कि यार अच्छे टीचर नहीं होंगे, लेकिन वो धारणा बिल्कुल बदल गई एमएससी में आते ही। और इतना हैवी प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया, इतना अच्छा उन्होंने। और एक बात और मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हमारे प्रीवियस बैच से वो काफी नाराज थे। अच्छा। हाँ, मतलब हमारे जो सीनियर्स थे उनसे वो काफी नाराज थे, तो उन्होंने हम लोगों की थ्योरी क्लासेस नहीं दी। एक भी दिन उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, लेकिन प्रैक्टिकल हर दिन कराया। जब भी उनका टर्न रहता था वो आते थे और प्रैक्टिकल में ही वो थ्योरी की बातें भी बता देते थे। तो हम लोग घर जाके समझ जाते थे कि यार ये चीज लिखनी है, नहीं तो एग्जाम में फंसेंगे। तो मैं और प्रेम हमेशा डिस्कस करते थे, यार प्रेम मुझे लगता है सर ने आज ये पॉइंट आउट किया, इसको लिखना चाहिए। तो मैं फिर पूछता था वो क्यों ऐसा लगता है। मैं कहा तू देख नहीं रहे थे, बार बार स्ट्रेस दे रहे थे, ये चीज को देखो, ये चीज को देखो, कारक देखो। बोला चलो अच्छा करते हैं। फिर हम लोगों ने नोट्स अपने बनाए एंड लकीली मतलब आई गॉट 68 आउट ऑफ 75 फर्स्ट ईयर। और जब मैं उनसे मिलने गया उन्होंने बोला कि आज तक मुझसे इतना नंबर कोई नहीं पाया। अच्छा। और ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था, मुझे पता नहीं था बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को जिस हिसाब से पढ़ाया था उन्होंने, हमें नहीं लगा था कि वी आर गोइंग टू गेट मोर देन 40। लेकिन मैं जिस तरीके से उन्होंने बताया था हमने वैसे ही लिखा था। एंड प्रेम आल्सो गॉट लाइक 66 आई रिमेंबर, हम दोनों ही गए थे। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब मोटिवेटिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग। ये चीज भी देखा कि जिस तरह का प्रैक्टिकल बीएससी में कराते थे
बिल्कुल उसी जैसा प्रैक्टिकल वो एमएससी में भी कराते थे, लेकिन थोड़ा और अच्छे लेवल पे। फील्ड में जाना है, वहां से सॉइल लेके आना है, उससे आइसोलेट करना है फंगस, 5 स्लाइड्स आपको प्रेजेंट करनी है आपको एग्जामिनेशन से पहले, और हर स्लाइड पे 2-2 नंबर था। तो ये बात मुझे काफी पसंद आई थी कि मतलब टीचर्स बाहर जा रहे हैं और मतलब बच्चों को दिखा रहे हैं कि नेचुरली एलईडी कैसे दिखती है बाहर की। तो इस चीज में मुझे लगता है कि कॉलेज का चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे टीचर परिपक्व हैं। बस वही मैंने कहा ना कि सब प्लेटफॉर्म की बात है कि मतलब आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हर दिन लगभग आधा घंटा इंटरेक्शन के लिए तो बच्चों को देना ही चाहिए, ताकि बच्चों का जो शाई नेचर है वो निकल जाए, और वो जितना जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें कुछ चीजें नहीं समझ में आती, तो फिर वो बड़ा शाई करते हैं कि यार मैं टीचर से पूछूं कि नहीं पूछूं, टीचर्स क्या सोचेंगे। मैं तो आज भी पूछता हूँ, मतलब अभी मुझे अच्छे से याद है, कल ही हमारी मीटिंग हुई, मैं अपने बॉस को बोला कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो मतलब पूछा मुझसे क्यों ऐसे करना चाहिए। मैं कहा सर मुझे लगता है कि हम इस तरह से जाएं तो हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बोले ठीक है, करके देख। यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, वो ये कि आपने जब बीएससी यूपी कॉलेज से किया और आपने एमएससी के लिए और भी यूनिवर्सिटीज में ट्राई किया होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा बीएससी 3rd ईयर आते तक आप काफी ज्यादा जैसे अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज्ड फील करने लगे थे, आपको लगने लगा था कि मैं उन जगहों पर भी एडमिशन ले सकता हूँ। तो आई एम श्योर कि आपने उसमें अपीयर किया होगा। तो पहला चीज एज ए स्टूडेंट ये जानना चाहूंगा कि आपको क्यों ऐसा लगा कि आपका नहीं हो पाया, और दूसरा उसी से जुड़ी चीज कि जैसा आपने बताया इतना अच्छा प्रैक्टिकल वर्क बॉटनी डिपार्टमेंट में होता रहा, तो आपको मुझे लगता है कि कहीं से फिर बाद में रिग्रेट फील नहीं हुआ होगा कि यार मेरा बीएचयू नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हाँ यस, प्लेटफॉर्म वाली बात जो आप कह रहे हैं, बट एज फार एज ट्रेनिंग इज कंसर्न आई थिंक कि आपकी ट्रेनिंग बॉटनी डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छी रही। सर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ना हो पाने का रीजन ये भी था कि शायद उन चीजों को मैं नहीं अच्छे से एग्जाम में मतलब पॉइंट आउट कर पाया या उसके आंसर्स दे पाया जो मुझे फोकसली पढ़ना चाहिए। जैसे मतलब मैंने ये देखा है इन जनरल कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं बॉटनी, तो उसमें लोअर बॉटनी बहुत पूछी जाती है, ऐसा मतलब कहते हैं लोग, और मैंने भी देखा भी था। मेरा लोअर बॉटनी उतना स्ट्रॉन्ग था। मैंने आपको बताया था ना सर, मैंने सुपरफिशियली ही मतलब बॉटनी को मैं उतना इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ता। केमिस्ट्री में मैंने अच्छा किया, इसीलिए शायद मैं मेरी वेटिंग लिस्ट में नाम आई, शायद मैं और अच्छा करता। तो क्योंकि सर वो एग्जाम तो मतलब आपके लक पे भी होता है ना कि जो आंसर आप मार के आए वो गलत हो गया। शायद अगर वही एक क्वेश्चन ठीक हो गया था, 4 नंबर ज्यादा आ गए तो शायद मैं मेरिट लिस्ट में। तो आप उन स्टूडेंट्स को जो आज यूपी कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं मेरी 3rd ईयर में और एमएससी में और इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, तो पहले तो आप कौन-कौन से इंस्टीट्यूट्स का आप नाम लेना चाहोगे जहां वो एमएससी के लिए जा सकते हैं, और दूसरा कैसे वो अपनी तैयारी कर सकते हैं जहां उनकी सक्सेस रेट ज्यादा हो सकती है? तो सर उसका एक सीधा सा फंडा ये है कि किताबें अच्छी पढ़िए, पहली चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, मतलब हम केवल कॉलेज नोट्स के बेसिस पे इंटरेस्ट देने चले जाते हैं, वो फैक्टर अपने दिमाग से निकालना। अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना है, जैसे अब तो आप आईआईटी के थ्रू भी जैम इंट्रेंस दे करके भी आप मतलब मास्टर्स करना चाहो, इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहो, क्योंकि वही मास्टर थीसिस आपकी पीएचडी थीसिस हो जाएगी अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर लें। तो सब कुछ वही है, बस आपके थोड़ा 1-2 साल कम हो जाए। तो ये सब चीजें हम लोग को नहीं पता थी। और बाद में मुझे पता चला कि जो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो मुझे याद है आयल फिनार हुआ करती थी। वो सब किताबें पढ़नी आपको जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, क्योंकि जैम वगैरह में जो फंडामेंटल क्वेश्चन आता है ना, वो सीधा फंडामेंटल प्रॉब्लम रखेगा, और अगर आपने फंडामेंटल किताबें नहीं पढ़ी है तो आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। उसके लिए फंडामेंटल बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग को कुछ समय अपने डेली रूटीन में से निकाल के आपको फंडामेंटल बुक्स पढ़नी चाहिए। और दूसरा, पुराने पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो और उससे आप क्वेश्चंस को मतलब देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज बच्चों को कर ही लेनी चाहिए कि टारगेट एक अपना सेट कर लेना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है। अगर हमें आईआईटी का जैम एंट्रेंस निकालना है तो हमें इतना पढ़ना पड़ेगा, इसको हमको करना पड़ेगा।
या लाइफ का भी मंत्र मैं कहूँगा यहाँ पे बिल्कुल कि मतलब अगर आपको कुछ बनना है तो आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि यार मुझे साइंटिस्ट बनना है, और फिर अगर आप अच्छा करेंगे तो डेस्टिनी आपको उस तरफ ले जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल तो मैं अपने मतलब जो भी छोटे भाई लोग हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि वो फंडामेंटल बुक्स जरूर पढ़ें, नोट्स पे भरोसा करें, वो जरूरी है, लेकिन आप अपने नोट्स खुद बनाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको क्विक रिवाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो मैं बाद में मैंने ऐसा किया और लगभग सब जगह के एंट्रेंस बाद में मैंने निकाले, चाहे वो TIFR हो या कुछ भी हो, तो अपने नोट्स का बहुत फायदा निकलता है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सर आपसे डिस्कस किया भी था कि सर मैं TIFR का मेरा प्रोजेक्ट का आया है, मैं क्या लिखूं उसमें, ये अच्छे से याद है। तो उसका रीजन यही था कि मैंने खुद से नोट्स बना के, और मैंने अपना मेरा जो कलीग है प्रेम, उसने भी मुझे बहुत मदद की क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे नोट्स बनाता था, तो उसने भी मुझे बताया, दिखाया अपने नोट्स के, देख मैं ऐसे बनाता हूँ। तब फिर मैंने अपने मतलब उसमें रूटीन पे चेंज किया और फिर मैं और वही चीज मैं अपने जूनियर्स को या अपने छोटे भाइयों को सलाह देता हूँ। और इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज के नाम बताइए जहाँ यूपी कॉलेज का थर्ड ईयर का BSc स्टूडेंट जो है, खासकर क्योंकि जैसा है कि मेरा हो सकता है एजम्पशन गलत हो, लेकिन एक दिमाग में आता है कि जो BZ से बच्चे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास थोड़े से ऑप्शंस कम होने लगते हैं, क्योंकि वही मास्टर्स का स्टूडेंट रहता है, वो चाहे तो लॉ की तरफ भी निकल सकता है, वो मैनेजमेंट की तरफ भी निकल सकता है, कई और पॉसिबिलिटीज हो जाती है, मे भी उसके पास मैथ्स होने का एक एडवांटेज होता है। तो आप बॉटनी वालों के बच्चों के हिसाब से कुछ बताइए। सर मतलब मैं अगर ये सवाल आप मुझसे 5 साल पहले पूछते ना, तो इसका आंसर मैं हाँ करता और मैं आपको जस्टिफाई करता कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप मतलब अभी की वैकेंसीज को देखिए या मतलब इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप्स को देखिए, तो अब कोई भी बच्चा कहीं भी जा सकता है, मैथ्स वालों को छोड़ करके, क्योंकि आज फिजिक्स वाले बच्चे भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप IIT सिस्टम को ले लीजिए, फिजिक्स का बंदा आराम से मतलब MTech कर सकता है। वेंकटरमन रामाकृष्णन सबसे अच्छा उदाहरण है, एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो मतलब और अब ये लगभग हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है, और बकायदा मतलब एंसिलरी सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट की एक लिस्ट आती है कि ये बंदा इसी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है। तो ये चीजें अब मुझे लगता है कि मतलब लिमिटेड नहीं रह गई है। लेकिन अगर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को बच्चों को टारगेट करना चाहिए, और उससे पहले अगर वो IIT या इस तरह के एंट्रेंस को दे पाए तो पहले उससे उन्हें टारगेट करना चाहिए, ना हो तो फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड देन दे कम टू कॉलेज, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आपकी ट्रेनिंग भी होती चली जाती है। तो क्या बायो बैकग्राउंड के बच्चे भी IITs में जा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो मतलब गेट अब एक बायोटेक सब्जेक्ट भी आ गया है, इकोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट, अलग से एक इकोलॉजी सब्जेक्ट भी आ गया है। पहले हम लोग जब गेट दिए थे, हम लोग का जब गेट निकला था, तब उस वक्त नहीं होता, उस वक्त केवल लाइफ साइंसेज हुआ करता था। अब जो है बायोटेक्नोलॉजी अलग हो गया है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि लगभग हर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब बीटेक बायोटेक्नोलॉजी चलने लगी, तो उस चीज को टारगेट करके AICTE ने इस कोर्स को अप्रूव किया कि नहीं, अब जो है मतलब बीटेक बायोटेक वाले बच्चों के लिए भी गेट बायोटेक्नोलॉजी, और उसे हम भी दे सकते हैं, हम इकोलॉजी वाला भी दे सकते हैं अलग से, हम लाइफ साइंसेज भी अलग से दे सकते हैं। तो हमारे पास पहले एक ऑप्शन हुआ करता था, अब 3 ऑप्शन है। तो अगर आपके पास ऑप्शन 3 हो गए तो आपके मतलब क्या ना कि फिंगर्स बढ़ गए और होराइजन्स बढ़ गए, तो आप और अच्छे इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर सकते हो, GNC के साथ टारगेट कर सकते हो, IISc बैंगलोर टारगेट कर सकते हो। इंटरव्यू दिया हमने हर जगह जाके, JNCSR भी दिया, IISc भी दिया, प्रेम ने भी वही दिया, मुझे अच्छे से याद है, मेरे आने के बाद वो भी गया, लेकिन लकीली हम लोग नहीं निकाल पाया। लेकिन ठीक है, डेस्टिनी को जहाँ ले जाना था ले ही गई। इनफैक्ट बायोटेक सलाह करना चाहूंगा कि टारगेट सब कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं लगता कि हम ये सोच के चले कि हमको यार इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, आप इंट्रेंस हर यूनिवर्सिटी का दीजिए, ऑल्दो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन आपके ऑप्शंस भी बनेंगे, और अगर एक बार आप अच्छी जगह से मास्टर्स कर लिए तो उसका बेनिफिट आपको आगे मिलेगा, ये ट्रू। तो बायोटेक में भी जैसे मुझे ध्यान है कि IIT जो है वो 50% बच्चे मैथ साइड से लेती है और 50% जो है वो बायो साइड से लेती है, और बाकी बायोटेक्नोलॉजी के लिए जैसे JNU तो अपना बायोटेक का करते ही हैं। तो आपने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी कि एक BSc जो यूपी कॉलेज में बच्चा कर रहा है वो क्या क्या कर सकता है। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में यूपी कॉलेज के समय आपने कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा?
हम लोगों ने अपना फ्रेशर्स पार्टी या जो भी कह लीजिए वो किया, तो वो ऑर्गेनाइज हम ही ने किया। मतलब हमने क्या किया, सूत्रधार तो मैं ही था। बच्चे करते ही हैं। हाँ, वो बच्चे करते हैं, फिर उसमें पार्टिसिपेशन सबका होता है, तो वो चीज़ हमने करी। लेकिन मैं इस चीज़ को हमेशा से पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि कॉलेज में ये चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। रिक्रिएशन के लिए वो पार्टिसिपेशन हमेशा होना चाहिए, तो बच्चे शायद ज़्यादा और क्लोज आएंगे, और वो हॉस्टल और डेलीगेसी का जो प्रॉब्लम है ना, वो शायद इस चीज़ से जा सकता है। इनफैक्ट मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन इस पर देना चाहूँगा, वो ये कि जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप एक सेकंड को BHU का ही साइंस डिपार्टमेंट ले लो, IIT ले लो, या और IITs को ले लो, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट मिलेंगे आप देखोगे कि वहाँ पर स्टूडेंट्स खुद ही जो हैं अपने एनुअल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, सारी तैयारी कर रहे होते हैं, इवन वो स्पॉन्सरशिप तक जो है वो खुद इकट्ठा करके ला रहे होते हैं। तो टीचर जो है दे आर जस्ट काइंड ऑफ ए गाइड, जो बस उनको एक मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अदरवाइज द स्टूडेंट देमसेल्व्स आर एबल टू डू इट। तो मैं अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से मैं इनफैक्ट स्टूडेंट लीडरशिप को भी काइंड ऑफ इनकरेज करना चाहूँगा, एक इंसाइट देना चाहूँगा जो यूपी कॉलेज की स्टूडेंट लीडरशिप है, कि उनको भी सोचना चाहिए कि जैसे और संस्थाओं में हो रहा है, कुछ उस तरह के संदर्भ में सोचा जाए, और इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। इस तरह के और जहाँ पर कि एक क्रिएटिव फॉर्म ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो सके, मे बी जैसे कि एसेज हैं, मे बी कि क्विजेज हैं, मे बी डिबेट्स है, एक्सटेम्पोर्स हैं, इस तौर पर चीज़ें अगर हो सकें तो और इसमें मुझे लगता है स्टूडेंट लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत योगदान होगा। बिल्कुल सर, आप बहुत सही पॉइंट आउट कर। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब अभी के जो छात्र संघ हैं, कॉलेज का जो छात्र संघ है, उसे भी मतलब अपने एजेंडे में ये चीज तो शामिल करनी ही चाहिए। बिल्कुल, जो मतलब कॉलेज को 2 स्टेप अगर ऊपर ले जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम या ऐसा कोई भी फैक्टर मतलब कंसिडरेशन में आना ही आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो MSc के बाद फिर आपकी जर्नी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की चालू हुई, कैसा रहा वो सब? हाँ सर, चालू हुई। उसके पहले सर मतलब मैं IIT कानपुर में भी करीब 6 महीने था। अच्छा। तो हाँ, मतलब मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर हैं जो अभी एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के बहुत बड़े नाम हैं हिंदुस्तान, उनका नाम है प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी। ओके, मुझे लगता है शायद ये यूपी कॉलेज में भी आए हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट ने शायद एक बार कॉन्फ्रेंस कराई थी, वो आए शायद, मुझे लगता है उन्हें भटनागर अवार्ड भी मिला है। हाँ, उन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है। तो मतलब वो मेरे मामा के क्लासमेट रहे हैं। और तो उनके थ्रू मैं वहाँ पे गया, और वो मेरे रिलेटिव भी हैं एक तरह से, तो उनके थ्रू मैं IIT कानपुर गया, और तब मुझे पता चला कि अपने होराइजन अभी बहुत सीमित है। वहाँ जाने के बाद लिटरली मतलब मैं और खुला, और अच्छी किताबें पढ़ा, और मैं देखा कि रिसर्च कैसे की जाती है। 6 महीने मैं वहीं पे था। उसके बाद मतलब फिर मेरा गेट हुआ वहीं से। तो उसके बाद मैं हम लोग कुछ दिन लखनऊ में थे, मैं और मेरे साथ में थे। अच्छा। तो हम दोनों का मतलब जर्नी वहीं से शुरू हुई। उसका भी गेट नेट हुआ, मेरा भी गेट हुआ, फिर वो मूव किया, IIT में आया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वहां से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और PHU में भी जब आप अगर आप मास्टर्स PHU से नहीं होते हो तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फिर टीचर्स जैसे हमेशा वो पहले अपने यहाँ के बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस का मतलब उसका रीजन है, कोई भी होगा वो यही करेगा। उसको 2 साल उन्होंने पढ़ाया है, 3-4 साल पढ़ाया है, वो जानते हैं। बिल्कुल, हम भी एज ए टीचर वही सेम चीज करते हैं। जो बच्चा हमारे पास मास्टर्स में बाहर का आता है, और एक बच्चा जो हमारा ही पढ़ाया हुआ BSc का होता है, तो मोर ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अपने BSc वाले वो रहता ही, वो चाहते ना चाहते हुए भी वो होता है। तो मुझे सर मतलब लगभग 1 साल लग गया मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मतलब गाइड होने में। जिसके पास जाऊँ बोलता था कि मतलब मेरे पास सीट नहीं है, फिर कोई बोलता था कि अगली बार आना, देखते हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सर एक वनस्पति विज्ञान विभाग में अभी तो आचार्य हैं। अभी उनको जो है वो अभी वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के फेलो भी हुए हैं।
मेरे पीएचडी गाइड प्रोफेसर शशि भूषण अग्रवाल, मैं उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद फिर उन्होंने मुझसे 2-3 चीजें पूछी। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा तुम कुछ लिख के लाओगे, तुम क्या काम करोगे? तो थोड़ा मेरा जो एक्सपोजर आईआईटी का था, थोड़े दिन हम लखनऊ में थे, तो उसके थ्रू, जो ट्रेनिंग के थ्रू मेरे को कुछ आइडिया आया, तो मैंने उनको लिख के दिया। फिर उन्होंने बोला इसको तुम कैसे करोगे नेक्स्ट डे? तो मैंने उनको बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे करना चाहूँगा। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप कल आओ, मैं आपके रेफरेंसेस से बात करूँगा, देन आई विल लेट यू। फिर उन्होंने कॉलेज में अशोक सिंह सर से बात करी, बोले कि आप तो 2-3 लोगों का नाम दे दीजिए जिससे आप बात कर सकते हैं। और चूंकि वो हमारे हेड भी थे, हम अच्छे से जानते भी थे, तो पहले मैंने उन्हीं का नाम दिया। सेकंड नाम आपका दिया था, मुझे अच्छे से याद है। तीसरा नाम मैंने आईआईटी में जो जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग करी थी, प्रोफेसर विनोद तारे, वो गंगा बेसिन अथॉरिटी के भी मेंबर भी हैं, और गंगा नदी के मतलब शुद्धिकरण के लिए भी वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। काफी जाना माना नाम है। एक रेफरेंस उनका दिया था। तो रेफरेंसेस से बात करने के बाद मैं अगले दिन जब पहुंचा तो मुझे उन्होंने बोला कि हमें 2 रेफरेंस तो तुम्हारे ठीक आए थे, तीसरा रेफरेंस सही नहीं आया। मैंने बोला किसका रेफरेंस सही नहीं आया था? तो उन्होंने बताया कि मतलब एक रेफरेंस सही नहीं आया था, वो बोले कि तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो। ये सुन के मुझे थोड़ा सा धक्का भी लगा था कि कोई ऐसे भी कह सकता है। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम बनारस के हो, कॉलेज से पढ़े हो, तो आई विल गिव यू अ चांस। फिर उन्होंने चांस दिया, और इस चीज के लिए तो मैं हमेशा रेडी रहूंगा, क्योंकि अगर मैं एसपी अग्रवाल सर के पास पीजी नहीं किया होता तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ। इस तरह से मेरा मतलब बीएचयू का जर्नी शुरू हुआ, और 24 अप्रैल 2010 से मैंने अपना पीएचडी शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 2007 में हमने करा, 3 साल लग गए सही जगह से पीएचडी करने के। बिल्कुल। वो टाइम अगर आपको बचाना है तो आप पहले से अपना टारगेट सेट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रोफेसर अग्रवाल ने आपसे कहा कि कुछ लिख कर लाओ कि तुम क्या काम करोगे, और आपको मदद मिली, आपके अपने एक्सपोजर जो आपको आईआईटी कानपुर में जो मिला, उससे आपको बहुत हेल्प मिली। और इसीलिए मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को, खासकर जो मास्टर्स में है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ब्रांच, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो मास्टर्स के प्रीवियस या फाइनल में आते ही वो अपने सोच को इस तरह से रखें कि वो रिसर्च करने जा रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ों को पढ़ें, उस हिसाब से कोई भी टॉपिक या कोई चीज़ आ रही है उसको उस नज़रिए से देखें। क्योंकि कॉलेज में अब सेमिनार्स तो हो रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सेमिनार कर रहा है, और अब प्रोजेक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, फिजिक्स डिपार्टमेंट भी कर रहा है, मुझे लगता है बॉटनी और जूलॉजी में भी होता होगा। लेकिन अगर बच्चा खुद से भी एक कोशिश करे कि एक 1 पेज पेपर का एक छोटा सा प्रोजेक्ट का बनाए, खुद 10 आर्टिकल्स को पढ़े और उसमें से गैप क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करना सीख गया तो उसके पीएचडी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छी जगह से होने के उतने ही बढ़ जाएंगे। वो इवन जंप ले सकता है, इवन यूपी कॉलेज में मास्टर्स में रहते हुए भी वो चाहे तो देश के बाहर की यूनिवर्सिटीज में जंप ले सकता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ बताओ कि कोई अगर बच्चा मान लो कि मास्टर्स यूपी कॉलेज से कर रहा हो और वो अगर देश के बाहर निकलना चाहे पीएचडी के लिए, तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? सर बिल्कुल है। मतलब मैं आपको अपने यहाँ के ही एग्जांपल्स देता हूँ। आप अभी अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखो जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले रखे हैं, जैसे एमएससी बायोटेक है या एमएससी बायोकेमिस्ट्री है, इवन एमएससी बॉटनी, तो अब वो लोगों ने एक मैंडेटरी मतलब ट्रेनिंग डाल रखी है, जिसमें 1 साल आपका पूरा मतलब आप जो है रिसर्च ट्रेनिंग की तरह करोगे। या तो आप अपने यहाँ के मतलब इन हाउस लैब्स को चुन सकते हो, या आप बाहर जाके किसी लैब में काम कर सकते हो। आपको 1 साल का पूरा समय देते हैं वो, और फिर आपका डेजर्टेशन सबमिट करना, एंड यू हैव टू डिफेंड दैट डेजर्टेशन। तो इस तरह के जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं CSIR के, अगर आप मैं बॉटनी का हूँ तो मैं बॉटनी के टर्म में बात करना चाहूंगा, लेकिन ये केमिस्ट्री फिजिक्स हर लोगों के लिए मतलब एप्लीकेबल है कि अगर आप
किसी भी पर्टिकुलर CSIR संस्था से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं 6 महीने की, तो आपको एक निश्चित अमाउंट ऑफ फीस देनी पड़ती है। अच्छा। उस वक्त 10,000 रुपए थी, अब शायद 20 या 25,000 रुपए हो गई होगी। ओके। मुझे पता है कि ये अमाउंट मतलब ऐसा अमाउंट है कि बहुत सारे लोगों को बड़ा भी लगेगा, हाँ। लेकिन वो वर्दी भी है। ओके। अगर आप CSIR के किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, हाँ। देन यू आर एक्वेंटेड विद लॉट ऑफ टेक्निक्स, लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर आपकी सोचने की एबिलिटी बहुत बदल जाएगी। Sure. ठीक है, हमारे कॉलेज में सीमित सुविधाएं हैं, इसलिए आप वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते। ऑल्दो कुछ टीचर्स हैं जिनके पास एक्स्ट्राम्युरल प्रोजेक्ट के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स आ गए होंगे, वो आपको ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो उस तरह के मतलब एक्स्ट्राम्युरल प्रोजेक्ट्स नहीं है उनके पास, तो वो चाहकर भी अगर अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो वो आपको शायद ट्रेन नहीं करते। तो ये चीज मतलब एप्लीकेबल है अगर आप स्टूडेंट, अगर वो 25,000 बियर कर सकता है। और एक फेलोशिप होती है, समर ट्रेनिंग फेलोशिप, जो ISC बैंगलोर देती है जी। हम लोग को सर बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब चीजें होती हैं। वो जब बनारस यूनिवर्सिटी में गए और मेरे अंदर एक ट्रेनी आई तो ISC की फेलोशिप लेके, तो मुझे पता चला कि अच्छा इस तरह की कोई फेलोशिप भी होती है। और फिर मैंने देखा कि हर साल मतलब बनारस यूनिवर्सिटी या किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट के कुछ सेलेक्टिव बच्चों को वो फेलोशिप मिल ही जाती है। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, गाइड अच्छा है, तो वो दे ही देते हैं और इसी तरह से आपका एक्सपोजर बढ़ना शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग की सुविधा लेनी चाहिए जो बच्चे बियर कर सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि 25,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव में बड़ा अमाउंट है। मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है उसको अफोर्ड करके उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कैसे बच्चे अप्रोच कर सकते हैं इंडिविजुअल लैब्स को? अप्रोच करने का क्या है कि मतलब अगर आप उस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए अगर आप बॉटनी के कुछ इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, मैं बता रहा हूँ, CBRI, उसका नाम है CDRI है, वो बेसिकली ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, CBRI भी है, बॉटनिकल। एक NBRI है, CSIR नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक CMAP करके एक संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोबेटिक। एक IIDR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च। तो ये चारों इंस्टीट्यूट वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है CSIR। एक जगह ड्रग डिस्कवरी पे काम होता है, एक जगह हाई थ्रूपुट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे काम होता है, एक जगह इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर पे काम होता है, दूसरी जगह मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पे काम होता है। तो इनकी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। अच्छा। आप देखिए, समर ट्रेनिंग की शुरू होती है आई गेस अप्रैल से, इसका नोटिफिकेशन आई गेस फरवरी या मार्च में आ जाता होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, उसका एक प्रोसीजर होता है, आप फॉर्म भरिए, पैसा जमा करिए और फिर वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बुला लेते हैं। अच्छा। लेकिन अब जैसे हमारे कॉलेज में पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल्स ही इतने होते हैं कि बच्चे पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। तो मुझे लगता है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी मतलब जब हमारे यहाँ एनुअल रिव्यू कमेटी होती है या सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी बैठती है, तो इस चीज को पुटअप करना चाहिए कि बच्चों को अगर 3-4 महीने के लिए ट्रेनिंग ऑप्शनल रखेंगे, जो बच्चे करना चाहें वो करें, जो बच्चे नहीं करना चाहें वो ना करें। तो मुझे लगता है कि अगर 1-2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे भी अगर चले जाएंगे तो वो आकर के मतलब होराइजन बढ़ाएंगे कि यार हमने देखो ये चीज सीखी, हमने वो चीज सीखी, तो उससे मुझे लगता है कि बच्चों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। ये एक मतलब ऑप्शन था, ये एक ऑप्शन है और ये हर इंस्टीट्यूट में है। तो DST DBT के इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं और अच्छे साइंटिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे साइंटिस्टों के लिए मुझे नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी कभी रुकेगी। अगर आप अच्छे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल। तो और सारे उसमें आप देखेंगे कि सारे पोस्ट डॉक्स किए हुए हैं, एटलीस्ट 2-3 कंट्री से अच्छे पेपर्स लेकर के आ रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग भी आपको उसी हिसाब से देंगे, आपका होराइजन बढ़ेगा, तो आगे के लिए आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो MSc करके आप बाहर कैसे जा सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास है। तो इवन ये हम BSc के बाद ही कर सकते हैं। एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। तो इसका एक स्कोर होता है, मतलब अगर आपका स्कोर 400 के ऊपर आता है तो आपको ऑलमोस्ट सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज कॉल करना शुरू कर देती है। नॉट अच्छी, मतलब जो विद इन टॉप 500 यूनिवर्सिटीज। और अगर आपको स्टैनफोर्ड या इन सब चीजों में मतलब इन तरह के इंस्टीट्यूट्स में जाना है तो आपको GRE स्कोर बहुत अच्छा करना है, तब वो फिर आपको फेलोशिप भी देते हैं। जैसे मैं US में बात करूँ, इतने बच्चे आते हैं यहाँ पर GRE कि मतलब अगर हम लोग को पता होता तो हम भी GRE करके शायद आ चुके।
बिल्कुल। ठीक है, तो ये बच्चों को जरूर सोचना चाहिए। वो थोड़ा कॉस्टली एग्जाम जरूर होता हाँ। है, 10,000 रुपीज लगते हैं उसके, जी। और पासपोर्ट होना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप जीआरई करके अगर आप यूएस में मास्टर्स करने के लिए आ जाएं टॉप 500 इंस्टीट्यूशंस में, जैसे मैं टेक्सास A&M में था, तो वो एग्रीकल्चर की और उसकी यूएस रैंकिंग देखिए आप, तो 19th उसकी रैंकिंग है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो हर इंस्टीट्यूट की अपनी सब्जेक्ट की रैंकिंग होती है और उसकी ओवरऑल रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ स्टूडेंट्स कितने हैं, फैकल्टी कितने हैं, पब्लिकेशन कैसा रहा है, वो सारी चीजें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टारगेट करके चलेंगे कि यार मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और जीआरई स्कोर अगर आपका वो मान ली कोई फैकल्टी वहाँ तैयार हो गए, तो फिर आपके लिए चांसेस बहुत बेहतर है। और उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होनी जरूरी है, जो मैं बता रहा हूँ। गुड। अगर आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ट्रेंड हैं और मतलब आपके सीवी में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप ये टेक्निक्स जानते हैं, तो फिर यूएस के जो पीआईज होते हैं वो मतलब बहुत जल्दी से आपको आंसर कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। फिर आप मास्टर्स में आइए, फिर पीएचडी में आइए, फिर पोस्टडॉक करिए, यहाँ बस जाइए, ये आपकी। बिल्कुल। नहीं, बहुत आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि अगर कोई बच्चा इवन इफ बीएससी यूपी कॉलेज से कर रहा है और वो अपने को देखता है कि मुझे पीएचडी जो है देश के बाहर, और वो भी मे बी यूएस को अगर वो टारगेट करके चल रहा है, तो वो इस चीज को कर सकता है। मे बी वो मास्टर्स भी अगर यूपी कॉलेज से कर रहा है तो वो साथ साथ जीआरई की तैयारी चालू करे। यस, इट्स गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन हिम, लेकिन वो कुछ समय के लिए अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो वो तो आप मुश्किल से 2-3 महीने में ही वो सारी जितनी चीजें हैं उसको अपना मेकअप कर सकते हो। तो आप जीआरई पे अपना एफर्ट लगाइए। और जो आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि सीएसआईआर लैब्स जो हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, तो वो एक एक्सपोजर हो जाए, फिर तो उसके बाद बस रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, आपका सीवी सब कुछ बता रहा है, एंड देन इट डजंट मैटर वेदर यू आर ए पास आउट फ्रॉम ए स्मॉल कॉलेज और फ्रॉम ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट, यू डजंट मैटर, राइट? बिल्कुल, यू हैव एवरीथिंग इन योर सीवी। और आप उस बीएससी के बाद या इवन एमएससी के बाद आप इजीली जा सकते हो। और अपने अनुभव से भी मैं ये कहूँगा, मैं बीएससी पीएचयू से हूँ, कई बार ये होता है कि बच्चों को ये पता ही नहीं चल पाती हैं चीजें कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो फिर उसी एनवायरनमेंट में उसे जितना पता रहता है वो उसी हिसाब से चीजों को कर रहा होता है। और यही कारण है कि आप भी अब बहुत लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं। मैं भी जब साल भर रहा तो मैंने भी पाया कि पीएचडी करने वाले लोगों में अगर आप देखिए तो बीएचयू के भी बच्चे बहुत ना के बराबर दिख रहे होते हैं। They may be there for postdoc. सही बात। They may be there for postdoc. और इस चीज को मैंने अमेरिका में भी ऑब्जर्व किया, यूरोप में भी मैं जहाँ रहा, मैं जापान में भी मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। और कभी कभी मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाई कि भाई ऐसी चीजें, जैसे आपने समर रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताई, जैसे आपने आईएससी को बताया, उसी तरह इंडिया की और अकेडमीज हैं जो कि अब सब क्लब होके, जैसे नेशनल नासी, आईएएस और इंसा, इन सब से क्लब मिलकर समर रिसर्च फेलोशिप चलाते हैं। और वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी होती है, टीचर्स के लिए भी, वो भी मतलब हाँ, राइट, जिसको मैंने कई बार अवेल किया है। और मैं अगर खुद बोलूँ तो मुझे उसके बहुत ही फायदे मिले हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा ट्रेनिंग हो गई उसके सारे, and then it was a matter of time to take a next kind of a leap forward. तो ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी को पता होना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए। और आपने सीएसआईआर वाली जो चीज बताई, मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी नॉट ओनली फ्रॉम अवर कॉलेज, जो भी और अच्छा स्टूडेंट है, इंटरेस्टेड है, सिंसियर स्टूडेंट है, वो इस अपॉर्चुनिटी का बहुत बेस्ट यूज ले सकता है। एंड देन इट डजंट मैटर वेदर ही इज स्टडीइंग इन अ स्मॉल कॉलेज और स्टडीइंग इन अ बिग इंस्टीट्यूट। बहुत ही आपने जैसे सर मैं जैसे थोड़ा सा मतलब दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फैकल्टी है, अगर उसके सामने कोई एडवर्टीजमेंट आई है, वो उसको जस्ट प्रिंट आउट करके अपने यहाँ नोटिस बोर्ड पे लगा दे, अगर जैसे डिपार्टमेंट हेड अगर चाहे तो इससे भी बच्चों, जैसे एक भी नोटिस अगर लगी है तो बच्चा उसको देखेगा तो प्रेरित होगा और दूसरी जगहों पे भी ट्राई करेगा। वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो मैंने बनारस यूनिवर्सिटी में देखा, वो बिना पूछे ही फैकल्टी लगा देते थे, तो वो चीज का फायदा बहुत मिलता है, वो जो मैंने ऑब्जर्व किया। ग्रेट। तो पीएचडी का सफर कैसा रहा बीएचयू में? पीएचडी का सफर तो मुझे लगता है सर मेरा गोल्डन पीरियड था।
मतलब सबका एक समय जरूर गोल्डन पीरियड आता है, चाहे वो पीएचडी हो चाहे पोस्ट डॉक हो, क्योंकि देखिए उतार चढ़ाव जीवन में हमेशा रहेगा, ठीक है, चाहे आप फैकल्टी बन जाएं या पीआई बन जाएं, लेकिन एक समय जरूर होता है जब आप जैसे बोलते हैं ना कि मतलब गोल्डन पीरियड रहा हो आपका। तो पीएचडी का समय मेरे लिए गोल्डन रहा हमेशा से। उसका शायद रीजन ये था कि भगवान की कृपा थी कि प्रोफेसर एसबी अग्रवाल सर ने मुझे पीएचडी स्टूडेंट लिया। उसके बाद मतलब रिसर्च को कैसे सही करना चाहिए ये ट्रेनिंग मुझे उस लैब से मिली, क्योंकि वो लैब एक्चुअली 2 लोगों की लैब है, प्रोफेसर एसबी अग्रवाल और प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल। ये दोनों ही नाम अपने अपने फील्ड के बहुत बड़ी हस्ती हैं। और अभी जो स्टैनफोर्ड का 2% फैकल्टीज का लिस्ट आया है उसमें ये दोनों लोग शामिल हैं एनवायरमेंटल साइंस। तो मतलब ये अपने आप में दर्शाता है कि मतलब सर और मैम कितना अच्छा काम करते हैं, और जो उस लैब से काम किया है वो एग्री करेगा, जो नहीं किया है जो उनको जानता है वो भी एग्री करेगा। तो हमें एक्चुअली 2 तरह के मेंटर्स मिले, सर और मैम। तो जब हम और वहाँ पे वीकली जो है मीटिंग्स होती है, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, चूंकि सर और मैम के मिला के पोस्ट डॉक्स भी होते हैं और यंग साइंटिस्ट भी होते हैं, पीएचडी स्टूडेंट भी होते हैं, सीएसआर आरए भी होते हैं, एसआरए भी होते हैं। तो मतलब 20-22 लोगों का ग्रुप रहता है। तो वहाँ मतलब लैब में हर हफ्ते आपको प्रेजेंटेशन देना ही है, ये सर मैम का वो है। तो मैंने जब पहली बार प्रेजेंटेशन दिया था तो मैंने यूवीबी इंड्यूस्ड कंपाउंड्स इन प्लांट्स, मतलब जब अल्ट्रावायलेट भी पौधों पे पड़ता है तो प्लांट में किस तरह के चेंजेस आते हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स मेडिसिनल प्लांट्स में बनते हैं, उस पर मैंने अपना एक सेमिनार दिया था। तो मैम ने उस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया था, और मुझे अच्छे से याद है कि आज भी मैम 4 स्लाइड्स उसमें से एमएससी के बच्चों को पढ़ाती है, वो रखा है। तो मतलब मेरे लिए बड़ा मोटिवेटिंग था, और मैम ने बोला था कि शायद हो सकता है आगे जाके बहुत अच्छा टीचर, ये नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन वो चीज मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग थी। और फिर मेरा जो काम था वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे रहा है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के, कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रोपोस्फेरिक हीट। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओजोन के बारे में बताना भी चाहूंगा कि ओजोन सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में कैसे बनती है, ठीक है। तो जिस तरह से प्रोडक्शन उसका स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, वह उसी तरह से उसका प्रोडक्शन ट्रोपोस्फीयर में भी होता है। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि वो मिल करके बिल्कुल उसी रिएक्शन से ओजोन बनाती है, और वो ओजोन नॉर्मल ओजोन से बहुत हैवी होती है, जो कि प्लांट के ऊपर आके गिरती है। तो जब ये प्लांट के ऊपर गिरती है तो मतलब इसको बहुत फंडामेंटल रखना चाहूंगा मैं साइंस में नहीं घुसूंगा, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि ओजोन क्या करता है। तो प्लांट के अंदर कोई भी चीज ना उसके स्टोमाटा से जाता है। स्टोमाटा जो होता है एक तरह का पोर होता है जो कि लीफ में मिलता है। तो किसी भी तरह के पोल्यूटेंट की एंट्री उसी पोर के थ्रू, ओजोन भी उसी पोर के थ्रू अंदर जाता है, और वहां पे स्टोमाटा के अंदर एक सब स्टोमाटल कैविटी होती है जहाँ पे पानी मिलता है। क्योंकि गैसेस एक्सचेंज होता है ना, वो गैस अंदर जाती है और अंदर से पानी बाहर आता है। अगर बच्चे उसको, जो बॉटनी के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा जनरल रखना चाहूंगा ताकि दूसरे बच्चे भी समझें। तो गैसेस एक्सचेंज उसी तरह से होता है, बाहर की हवा अंदर जाती है और अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर आता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल सब स्टोमाटल कैविटी में प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट करता है इस ओजोन से, और बहुत ही घातक ऑक्सीजन स्पीशीज बनाता है, जिसका एक साइंटिफिक टर्म होता है, बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, आरओएस। और ये आरओएस हमारे बॉडी में भी बनता है। तो एजिंग फैक्टर या जो स्ट्रेस फैक्टर आते हैं वो आरओएस की वजह से होते हैं, और यही आरओएस प्लांट में भी इसका एक रिडॉक्स बैलेंस होता है। मतलब आरओएस बनता है और वो मतलब स्कैवेंज होता है, ये एक बैलेंस बना होता है। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो फिर एक अंदर कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सेम वही चीज अपने बॉडी में भी होती है, जैसे हमारे अंदर होता है वैसे पौधों के अंदर होता है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, आप पौधों के अंदर देख नहीं सकते, लेकिन आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से महसूस कर सकते हैं। कंट्रोल की रीडिंग अलग आएगी, ट्रीटेड प्लांट की रीडिंग अलग आएगी, तो वो आपको पता चलेगा। तो जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये प्लांट को डैमेज करना शुरू करता है। इसके जो भी प्रोटीन, डीएनए,
तो राइट फ्रॉम मतलब उसके बायोकेमिकल से लेकर के उसके ईल्ड तक पे इसका इफेक्ट है। अगर आपका पौधा खराब है, जैसे आप ही हैं, अगर आपको खाना ना मिले, आप 2 दिन अच्छा काम करोगे, तीसरे दिन अच्छा काम नहीं करोगे, चौथे दिन आप लेट जाओगे। प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होगा उसके ईल्ड में। जैसे मान लीजिए आप गेहूं पे काम कर रहे हैं, उसको स्ट्रेस दिए, हो सकता है जब गेहूं बड़ा हो और आप उसकी फली मतलब उसका दाना देखें, तो हो सकता है दाना आपको पिचका हुआ मिले या डिफॉर्म शेप हो या उसकी क्वालिटी घट जाए, ठीक है। तो ये सारे रिफ्लेक्ट होते हैं बाद में। तो मेरा काम इसी पे था। और मैं एक चीज इसमें पूछना चाहूंगा कि जैसे हम लोग ह्यूमंस के संदर्भ में कहने रखते हैं कि आरओएस इक्विलिब्रियम जब डिसबैलेंस हो जाता है तो वही कैंसर की तरफ चीजें बढ़नी चालू हो जाती हैं, वही कैंसर ही हो जाता है। तो क्या प्लांट्स में भी हम कैंसर बोल सकते हैं? सर बोल तो सकते हैं, लेकिन अब जैसे कैंसर क्या है ना कि एक मतलब कह सकता हूँ मैं साइंटिफिक टर्म है जो ह्यूमंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि सर कैंसर में जो है ना मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं जो मतलब प्रोलिफरेट करती हैं खटाखट। और ये जब कंट्रोल नहीं होता तो फिर कैंसर को क्योर करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि अगर फर्स्ट स्टेज कैंसर है तो वो क्योरेबल है, लेकिन अगर वो 3rd या 4th स्टेज में पहुंच जाता है तो नहीं क्योरेबल है। और जनरली ये डिटेक्ट ही होता है 3rd और 4th। इसीलिए मतलब अब आप देखोगे गवर्नमेंट आपको बार बार बोलती है कि आपको साल भर में आपका अपना एनुअल चेकअप जरूर। वो इसीलिए कहती है कि ये चीज अगर पहले से हो तो डिटेक्ट हो जाए तो पता चल जाए। वहाँ हम लोग नहीं करा देते पहले के लोग, लेकिन यहाँ यूएस में या किसी भी आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे आपको एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराना ही होता है, मैंडेटरी होता है। तो फिर आपके पेचेक से उतना पैसा कटने लग जाए। हाँ, तो ये मैंडेटरी है आपका, नहीं तो $30-40 जो है $30-40 आपका महीने कटने लगे अगर आपने नहीं कराया। और वो इसलिए नहीं होता है कि पैसा काटना है, वो इसलिए होता है कि आप कराएं। मैंडेटरी है ये कि आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं। तो अब जैसे प्लांट्स के केस में कैंसर तो नहीं होता क्योंकि प्लांट्स को दवा तो नहीं दे सकते आप, ठीक है। अगर प्लांट में स्ट्रेस हो रहा है तो आप उस स्ट्रेस को रोक सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने कंट्रोल कंडीशंस में प्लांट को ग्रो किया है तो आप उस स्ट्रेस को रोक दोगे, पौधा जो है रिकवर कर जाएगा। लेकिन जब प्लांट नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर रहा है तो वहां तो नहीं रुकेगा ना। वहां तो जैसे मान लीजिए गेहूं का पौधा है, आपने उसको नवंबर-दिसंबर में लगाया, मार्च में आपको उसको काटना ही है, ठीक है। गेहूं के पौधे में टर्मिनल हीट स्ट्रेस बहुत प्रॉब्लम करता है। क्या होता है टर्मिनल हीट स्ट्रेस में आपको बताता हूं। जब गेहूं की फली आती है ना तो आप देखेंगे उस वक्त टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज करता है। फरवरी से मार्च के बहुत तेजी से टेम्परेचर राइज करता है और टर्मिनल हीट स्ट्रेस देता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने हिंदुस्तान में। जितने भी लोग वीट पे काम करते हैं, वीट ब्रीडर्स, वो इसी पे काम करते हैं। तो नेचुरल कंडीशन में आप उसको रोक नहीं सकते उस स्ट्रेस को। तो इसीलिए आप जितने भी प्लांट साइंटिस्ट हैं वो आप देखेंगे वो मतलब टॉलरेंट क्रॉप्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल टेक्निक्स को यूज करके। मतलब अगर मैं उसको हिंदी भाषा में बोलना चाहूँ तो जैव रसायन और जैव प्रौद्योगिकी दोनों के कॉम्बिनेशन से दे आर डेवलपिंग टॉलरेंट क्रॉप्स अंडर डिफरेंट स्ट्रेसेस। डिफरेंट स्ट्रेसेस मतलब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सूखा पड़ जाए या बहुत ज्यादा सैलिनिटी आ जाए, बहुत ज्यादा यूवीबी लाइट आ जाए। ये मैं बिल्कुल प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्लांट साइंटिस्ट हूँ। तो मेरा गोल ये था कि जब एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ रहा है, ओजोन भी बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ ही रहा है, वो आप देख रहे होंगे। मतलब अगर आप ग्लोबल CO2 देखो, आज से 10 साल पहले 390 ppm था, आज 410 ppm है। तो ग्लोबली हर साल वो बढ़ रहा है। तो मेरा जो मोटो ये था कि अगर पौधा एलिवेटेड CO2 में कैसे अलग से ग्रो कर रहा है, एलिवेटेड ओजोन में कैसे अलग से ग्रो कर रहा है, और जब ये दोनों गैस एक साथ जा रही है नेचुरल कंडीशन, वो कैसे बिहेव कर रही है, और हमारी जो प्रजातियां हैं गेहूं की या मूंगफली की, वो कैसे बिहेव कर रही है। इस पे मेरा रिसर्च वर्क फोकस था ये चीज। और ये दोनों ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मैक्सिमम काम यूरोप और यूएस में होता है और इंडिया में। ये 3 ही कंट्रीज ऐसी हैं जो इस मतलब प्रोजेक्ट को टारगेट करती हैं। और यहाँ यूएसए में एक ग्रुप है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में, जिसको हेड करते हैं स्टीफन पी लॉन्ग। वो एक बहुत जाना माना नाम है। हर साल वो वन ऑफ द हाईली साइटेड रिसर्चर में आते हैं और उनके लैब से 2 बड़े जर्नल भी पब्लिश होते हैं, ग्लोबल चेंज बायोलॉजी और बायोमास एनर्जी। ये ग्रुप
मतलब एक प्रोजेक्ट रन करता है जिसको बोलते हैं राइप। हम्म, ये गेट्स फाउंडेशन के थ्रू फंडेड प्रोजेक्ट है और ये इन्हीं 2 पोल्यूटेंट्स पे काम करते हैं और अच्छा। बहुत अच्छा पब्लिकेशन करते हैं और वो इस तरह की उन तरह की वैरायटीज को मतलब डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो हाई लेवल ऑफ CO2 या हाई लेवल ऑफ ओजोन झेल पाए अगले 20 साल। ये तो मेरा भी काम इंडियन कॉन्टेक्स्ट को लेके था कि हमारे पास कौन सी ऐसी वीट वैरायटीज है कि आज से 50 साल बाद अगर CO2 लेवल इतना हो जाए और ओजोन इतना ले जाए तो फार्मर्स उस चीज को ग्रो कर पाए ताकि उनको यील्ड और क्वालिटी की प्रॉब्लम। ये मैंने 5 साल वहां पे काम किया। मुझे लगता है आपको इंडियन साइंस कांग्रेस में जो प्राइज मिला आपको वो भी उसी वर्क पर मिला था? हाँ, वो उसी पे मिला था। मतलब मैंने वहाँ पे वीट का ही डेटा प्रोड्यूस किया था और मुझे वहाँ पे बेस्ट पोस्टर प्लांट साइंसेस कैटेगरी 2015 में मिला था। जी जी, वो हमने देखा फोटोग्राफ। वो अचीवमेंट थी मेरी मतलब PhD के ड्यूरेशन की। जी जी। और BHU में कुछ बिताए हुए समय को कुछ अगर आप याद करें, कुछ याद आता हो? सर बहुत फन था। मतलब मैं अपने लैब की बात करूंगा तो हम बहुत मिलके काम करते थे। तो मतलब एक जैसे एटमॉस्फेयर जैसा जनरल होता है ना कि मतलब रिसर्च में वैसा मिलना चाहिए, बड़े इंस्टीट्यूट्स में वैसा होता है, वैसे ही हमारी लैब में था। मिलके हम काम करते थे, साथ में रिएजेंट्स बनाते थे, एक्सपेरिमेंट रन करते थे, फील्ड में जाते थे, मॉनिटरिंग करते थे। उसके बाद मैं मतलब मुझे अच्छे से याद है कि अब BHU की बात है तो मैं जो भी जर्नी है मैं शेयर करना चाहूँगा। 2014 में मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला था। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था 46th एयर पोल्यूशन वर्कशॉप, नॉर्थ अमेरिकन एयर पोल्यूशन वर्कशॉप। तो ये मतलब जनरली US में ही होती थी लेकिन उस साल वो मेक्सिको में थी। तो हाँ, उसके जो कन्वीनर थे, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम है प्रोफेसर सागर V कृपा, जो अल्ट्रावायलेट B और ओजोन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। मतलब बहुत पेपर्स हैं, बहुत सारी मतलब एल्सेवियर की सीरीज है बुक्स की, उनकी 1-2 सीरीज नहीं 25 सीरीज। तो मतलब वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट है। तो मुझे उनके पास जाने का मौका मिला था। लकीली मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ट्रैवल अवार्ड भी मिला था वहाँ जाना। तो वो भी एक अचीवमेंट थी। तो मतलब मेरा पहली बार विदेश का जो मतलब वो होता है वो वही था, अनुभव वही था। तो जब आप पहली बार ट्रैवल करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि US कितना दूर है। और लकीली उसी वक्त मेरी वाइफ को बेबी भी होने वाला था और वो क्षण मेरे लिए बड़ा मतलब मेमोरेबल है क्योंकि मैं वाइफ का ड्यू डेट 14th को था और मुझे यहाँ पे 11 तारीख को वापस आ जाना। और मैं एकदम हंसते खेलते हुए दिल्ली पहुंचा और मैं वहाँ से फ्लाइट ले लिया और मैं जैसे ही शिकागो लैंड करा मुझे पता चला कि मुझे बिटिया हुई है। और मतलब मैं शॉक्ड रह गया कि अरे मुझे सब कुछ ठीक था, अचानक क्या हो गया। तो वहाँ शिकागो एयरपोर्ट लैंड करते हुए मुझे पता चला कि मुझे बेटी हुई। और वो कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूँगा मैं कि उस कॉन्फ्रेंस में मुझे बेस्ट स्टूडेंट प्रेजेंटेशन का अवार्ड भी मिला था, जिसमें मुझे शील्ड और $1000 फीस भी मिले थे। तो शायद मेरी बेटी का भाग्य था, मेरा भाग्य था। मेरा फर्स्ट एक्सपोजर फॉरेन का वही था जहाँ पे मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला था जिनके पेपर्स को मैं साइट करता था। मतलब मेरा जो फर्स्ट 2 पेपर आया था उनमें जो 4 साइंटिस्ट थे जिनको साइट किया था, मैं उनसे मिला पर्सनली। फिर मैंने पूछा कि आप वही है जो उस पे काम करते थे? दे वर लाइक रियली शॉक्ड। फिर मैंने कहा कि फिर वो प्रोफेसर सागर ने बोला कि नहीं, ये तो पहली बार फॉरेन आया है तो ये मतलब भरोसा नहीं कर पा रहा है कि तुम लोगों से मिलाएंगे। फिर मेरे आज भी उन लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं और अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी में आया हूँ वन ऑफ द रिकमेंडेशन में भी वो रहे थे। वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था। इसके बाद फिर मैं लौट के आया। आपने बीच में अभी फैमिली की बात की और जहाँ तक मुझे याद है प्रज्ञा, प्रज्ञा। हाँ, तो प्रज्ञा से मेरा इंटरेक्शन होता था UP कॉलेज में। वो वहाँ पर PhD कर रही थी, शायद कि उन्होंने मास्टर्स भी वहीं से किया था। नहीं सर, मास्टर्स उसने वहां से नहीं किया। मास्टर बनारस में ही एक कॉलेज है, डॉक्टर घनश्याम सिंह डिग्री कॉलेज, आजमगढ़ रोड पे। जी। वहां से उसने मास्टर्स किया था बॉटनी से ही। PhD वो UP कॉलेज में कर रही थी। और PhD सर उसने वहाँ डॉक्टर अशोक सिंह सर थे, अच्छा, उनके साथ उन्होंने PhD किया है। मैं भी उस PhD का पार्ट रहा हूँ क्योंकि मतलब उसके जो भी पब्लिकेशंस हैं
इत्तेफाक से उसका करस्पॉन्डिंग ऑथर नहीं हूँ। ओके, हाँ, तो ग्रेट। उसने मतलब ये मतलब मैं अशोक सर को इसका फुल क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि मतलब उन्होंने बिल्कुल ओपन छोड़ रखा था कि भाई तुम्हें जो करना है करो, या जो करना है इसको कराओ। तुमने प्रोजेक्ट डिजाइन किया है तो तुम ही कॉरेस्पॉन्ड करो, मैं क्यों कॉरेस्पॉन्ड करूँ। अच्छा, तो इस तरह के बहुत कम मिलते हैं। प्रोजेक्ट भी डिजाइन किया हुआ मेरा ही था। मतलब मेरा क्या था, मतलब सर ने बता दिया था कि तुमको इस पे करना है, बाकी क्या क्या करना है ये भैया पेपर्स ने मुझे बड़ी हेल्प की, क्योंकि वो वही एक व्यक्ति थे जो जिन्होंने मतलब पेस्टिसाइड पे काम करना शुरू किया था उस लैब से। तो वही देख के आइडिया मिला, और आज भी मैं मतलब भैया से समय समय पे सलाह लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह के डायरेक्शन में लेना चाहिए। तो मतलब अ काइंड ऑफ दूसरे गाइड भी हैं मेरे, कह सकते हैं। तो वो पीएचडी फिर उसने वहां से करी। ओके, हाँ, क्योंकि इस तरह से मैं उसकी पीएचडी का भी पार्ट रहा, गुड, और उसका वाइवा भी मेरे पीएचडी बॉस ने ही लिया है। ओके, ओके। तो क्या वो आज भी कंटिन्यू कर रही हैं साइंस में? नहीं, साइंस में वो किस बच्चों को पढ़ाती है। वो एक बनारस में एक कॉलेज है, माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ वहाँ पे पढ़ाती है वो एग्रीकल्चर और बायोटेक के बच्चों को, क्योंकि अब दो बच्चे भी हैं मेरे, तो वो भी उसको भी देखना है। तो मैं समझता हूँ कि भाई, फिर मैंने उसको कहा कि भाई तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग आएंगे मेरे पास। अभी कुछ वीसा रेस्ट्रिक्शंस है इंडिया में, क्योंकि मैं यहाँ पे H1 वीसा पे हूँ। तो H1 वीसा वालों को अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है उसको। वो J1 और F1 को दे रहे हैं, लेकिन H4 को नहीं दे रहे हैं। वो लोग डिपेंडेंट्स में आएंगे तो उनको H4 फाइल करना। अच्छा, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कब क्या बनता है। और मुझे भी चूंकि दूसरी जगह मूव करना था, मैं जहाँ पे अभी मूव किया हूँ वो बोस्टन मोंटाना में एक सिटी है, पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है, समझ लो आप कनाडा जैसा है। अभी कल का टेम्परेचर यहाँ -35, एकदम बॉर्डर पर है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। सो कोल्ड, लेकिन आई रियली लाइक, मुझे स्नो पसंद है। अब देखिए, मतलब वो लोग जब आना चाहेंगे तो कोशिश करेंगे वो भी आ जाए। तो फिर BHU से जेरूसलम और रादर आई शुड से इजराइल का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? हाँ, ये एक मतलब बड़ी अच्छी जर्नी है, और इसको मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। तो BHU से मतलब मुझे याद है कि मैंने थीसिस जमा करी 2015 में, अक्टूबर 2015 में। थीसिस जमा करने के बाद मतलब मेरे पास CSIR की फेलोशिप थी, तो वाइवा तक उसका फेलोशिप मिलता है, तो फेलोशिप का टेंशन नहीं था। लेकिन भाई अंदर से तो रहता ही कि भाई 4-5 महीने में वाइवा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। फिर मैंने मतलब लोगों से बातचीत करनी शुरू की, और मैं बाहर देखना मैंने शुरू किया, बहुत सारे लोगों को ईमेल किया। तो इजराइल में सर एक फेलोशिप होती है जिसको बोलते हैं PBC, प्लानिंग एंड बजटिंग कमेटी होती है इजराइल की, जो कि मतलब फेलोशिप्स देती है वो इजरायली यूनिवर्सिटीज में आपको अपना पोस्ट डॉक करने के लिए। तो 60% पैसा PGT मतलब कमेटी देती है, और 40% पैसा यूनिवर्सिटी देती है। तो फिर मैंने वहाँ पे 2 लोगों को लिखा, उसमें एक का जवाब आया, उनका नाम प्रोफेसर विधि बारजेली है, वो डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज है, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नगेव। ये नगेव रीजन एक्चुअली डेजर्ट रीजन है इजराइल का। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके बाद रेलवे लाइन तक नहीं है। दिस इज द लास्ट रेलवे लाइन इन इजराइल। हाइफा से शुरू होती है और बेन गुरियन स्टेशन तक जाती है, जो कि ये लास्ट स्टेशन है। तो इन्होंने मुझे हाँ कहा, और फिर सब कुछ बात बन गई, वीसा हो गया। और उसी वीसा मतलब सब कुछ होने के बाद फिर एक BHU में कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IARI एक संस्था है इंडिया में, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा में। तो उसके बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ आए थे, और वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो फिजियोलॉजी का एक हमारे यहाँ संस्था है, उसके द्वारा मतलब स्पॉन्सर्ड थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला एक्चुअली। मतलब वो साल बहुत अच्छा था मेरे लिए, 2010 से 2016 का मेरे लिए साल बहुत अच्छा था। तो और फिर मुझे इजराइल वाला भी ऑफर लेटर आ गया। हालांकि मैम तो मुझे जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैम के पास अपना सिसेरो नॉर्वे का एक अपना खुद का प्रोजेक्ट आ गया था।
मैम ने बोला कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सर ने ही बोला कि अरे नहीं, इसको मौका मिला है, जाने दो बाहर, कि बाहर बहुत कम लोग जा पाते। तो वो मेरी जर्नी शर्मा जाने की। और मेरा वाइवा हुआ 5 अप्रैल 2016 को, और मैं 1 मई 2016 को इजराइल गया। तो इजराइल जाने के लिए कनेक्टिविटी कैसी है? क्योंकि इतना अब तो जाके थोड़ा सा चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, बट अदरवाइज वो गल्फ ऑफ ईडन से प्लेन जो है वो एंटर करते थे, तो क्या कनेक्टिविटी उस समय हुआ करती थी दिल्ली की? उस वक्त भी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी तो नहीं थी इजराइल की, तो मुझे वाया रशिया होके जाना पड़ा। तो अब जो है इजराइल के लिए डायरेक्ट, तेल अवीव के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है एयर इंडिया की, जिसको सऊदी ने पास दे दिया। पहले मतलब वो चल रहा था अंदर, लेकिन मतलब क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे अच्छे से याद है कि पहले 1 साल 1.5 साल तक तो मैं मतलब वाया रशिया ही जाता था। जो जर्नी 6 घंटे की थी, अननेसेसरी 12-13 घंटे की हो जाती थी। रशिया में आपको हॉल्ट, रशियन एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। कहाँ पर रशिया में? कहाँ पर? मॉस्को में। फिर बाद में जब मैंने इजराइल छोड़ा तो डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया से ही आया। तो इजराइल जाते वक्त कैसा लगा जब आप जाने को थे घर की तरफ से? क्योंकि उस समय मैं समझता हूँ जब आप गए होंगे तब भी इजराइल इतना शांत नहीं रहा होगा। सर मतलब मुझे अच्छे से याद है, जिस वक्त मैं गया था उसके 10 दिन पहले ही बम फूटा। और अब बम क्या कहूँगा कि मतलब उन लोगों का भी उनके बगल में गाजा स्ट्रिप है, तो वो मतलब हर देश का अपना मतलब पड़ोसी देशों से प्रॉब्लम होता ही है। तो वो उनके यहाँ छोटे छोटे रॉकेट्स भेजते हैं, जिसको काइंड ऑफ मिसाइल कहा जाता है। मिसाइल नहीं होता है, वो बहुत छोटा रॉकेट होता है, लेकिन छोटा रॉकेट भी लोहे का होता है। तो अगर वो गिरा तो आपकी जान तो ले ही लेगा। और इजराइल के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो जनरली तो मोस्ट ऑफ द टारगेट वो हवा में डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं, लेकिन एक आध गिर जाता है। जिस वक्त मैं जाने वाला था 10 दिन पहले ही गिरा था। तो जब मुझे न्यूज में पता चली तो थोड़ा सा तो डर गया मैं कि यार क्या है, जाने से पहले ही शुरू हुआ। तो लेकिन अंदर से फैसिनेटिंग भी था कि यार चलो इजराइल जैसा देश है, बहुत सुना था उसके बारे में कि मतलब जितना छोटा वो देश है, जिस हिसाब से वो तरक्की करता है या मतलब जिस हिसाब से वो प्रॉब्लम्स को फेस करता है, यू वुड अमेज्ड। मतलब मुझे लगता है कि एक बार कभी मौका मिले तो इजराइल जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ के लोग कितना डेडिकेटेड है रिसर्च को लेके या अपने कंट्री को लेके। उनके लिए कंट्री फर्स्ट है, उसके बाद कुछ है। अगर और इसीलिए शायद मैंडेट ट्रेनिंग है आर्मी की, मेल इयर्स और फीमेल है तो 2 इयर्स। ये मैंडेट ट्रेनिंग है, मेल के लिए 3 इयर्स, फीमेल के लिए 2 इयर्स। तो मेरा जब मैं फर्स्ट जा रहा था तो मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, क्योंकि इसके पहले मैं कभी बाहर गया नहीं था। इवन मेरी पूरी की पूरी शिक्षा भी बनारस से ही हुई, राइट फ्रॉम स्कूलिंग टू PhD। तो मेरे लिए बड़ा मतलब वो था, और मैं अंदर से उतना खुश नहीं था कि मैं घर छोड़ा। मैं इजराइल पहुंचा तो मेरा एक बैग नहीं आया जिसमें मेरे परिवार की फोटो थी और बहुत सारी चीजें। तो मैं थोड़ा सा रोया भी वहां पहुंच के कि यार मेरा तो बैग ही गायब हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस होता है, बैग गायब होना, बाद में वो मिल भी जाता है। फिर वो मुझे 11 दिन बाद वो बैग मिला, तब मैं बहुत खुश हुआ। और उसके बाद मैं फुल फ्लेज मतलब शुरू किया, क्योंकि आप पहली बार घर छोड़ते हो तो आपको तकलीफ तो निश्चित रूप से, लेकिन उसके बाद फिर जब मैं दोस्त वहाँ बन गए, गाइड बहुत सपोर्टिव था। फिर उन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू किया और उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई, फिर अच्छे करने की कोशिश करी। और 2 साल 5 महीने वहाँ पे था। 2 साल की मेरी अपनी फेलोशिप थी और 5 महीने उन्होंने अपने प्रोजेक्ट से मुझे फंड दिया। तो इसलिए टोटल ड्यूरेशन मेरा 2 साल 5 महीने का था। 2 साल में मेरे 2 पेपर वहाँ से आए, दोनों अच्छे जर्नल्स में आए, जिसमें एक मेरा को-फर्स्ट ऑथर था। तो वो पीरियड प्रोडक्टिव था काफी। और वहाँ रहते रहते ही मुझे मतलब यहाँ टेक्सास आने का। तो इजराइल में आपको इंडियन कम्युनिटी के मतलब इंडियन स्टूडेंट्स कितने दिखे, या इंडियन कम्युनिटी के, जैसे आज आप USA में हो तो आप जानते हो ISA इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन है, बहुत पावरफुल एसोसिएशन है। तो इजराइल में कितने इंडियन कम्युनिटी के बच्चे आपको
मिले या आपके मुझे फ्रेंड लगता है सर्कल? कि इजराइल में बहुत इंडियंस हैं। अच्छा, मतलब वहाँ पे टोटल 5 यूनिवर्सिटी है और 1 इंस्टीट्यूट है, ओके, जिसमें मतलब यूनिवर्सिटीज में हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम, तेल अवीव, बेन गुरियन, बारलान और एक और इजरायली यूनिवर्सिटी। 5 यूनिवर्सिटीज हैं और एक वहाँ का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो मतलब बहुत जाना माना भी है, उसका नाम है वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हाँ जी, तो ये हर जगह मतलब अगर आप जाओगे तो इंडियन कम्युनिटी आपको मिलेगी, बहुत इंडियंस हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, पोस्ट डॉक्स भी मिलेंगे आपको, पीएचडी स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। अच्छा, पीएचडी के लिए भी बच्चे जाते हैं? हाँ, पीएचडी के लिए भी, इवन मास्टर्स के लिए। अच्छा, हाँ, और हर यूनिवर्सिटी की अपनी जीआरई रिक्वायरमेंट है जो मैंने पहले बताई। अच्छा, तो जीआरई के थ्रू आप जा सकते हो, हाँ, लेकिन वो लोग मतलब उसी बंदे को लेना चाहते हैं जो थोड़ा ट्रेंड हो। जैसे मतलब अगर हम नॉर्मल बीएससी करके या एमएससी करके जाना चाहें तो शायद वो आपके एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े स्पेशलाइज्ड हैं, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग है आपके पास, तो आपके चांसेस बहुत बेहतर है। तो मतलब आप इजराइल जैसी जगह को भी मतलब आप टारगेट कर सकते हैं मास्टर करने के लिए। और अगर वहाँ वैसे तो सब कुछ हेब्रू में पढ़ाया जाता है, इवन क्लासेस भी हेब्रू में होती है, लेकिन अगर कोई इंडियन कम्युनिटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी का बच्चा आता है तो फिर वो क्लासेस इंग्लिश में होती है। जैसे मान लीजिए अगर एक बच्चा भी है तो वो पूरी क्लास इंग्लिश में। अच्छा, तो ये फैसिलिटी है वहाँ पे। तो मतलब इजराइल भी एक अच्छा ऑप्शन है एक्सप्लोर करने के लिए। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है फॉर साइंस। मतलब अगर आपको लर्निंग सीखनी है, मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कुछ भी, मतलब इट्स रियली गुड कंट्री टू गो एंड जस्ट गेट टू ट्रेन। बिल्कुल, इनफैक्ट सोलर एनर्जी के संदर्भ में भी इजराइल एग्जैक्टली, वो तो इजराइल, और उसमें भी बेन गुरियन यूनिवर्सिटी का जो सोलर डिपार्टमेंट है, ही इज लाइक हाईली रिनाउंड। वो मुझे लगता है कि जरूर जाके कभी भी मौका मिले तो जाके इजराइल की यूनिवर्सिटीज को देखना चाहिए कि डेजर्ट जैसी जगह पे भी वो लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और सारे फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स पूरे यूरोप मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब सारे, मतलब आप जो भी फल आप सोचना चाहें, ऑरेंज से लेकर के, आपको शायद पता नहीं होगा कि चेरी टोमेटो इजराइल की ही डिस्कवरी है। तो चेरी टोमेटो आप जानते हैं, छोटे छोटे टोमेटोज मिलते हैं, वो इजराइल की ही डिस्कवरी है। और अब तो वो लोग चॉकलेट टोमेटो भी बनाने लगे हैं, छोटे छोटे चॉकलेट जैसे। चॉकलेट टोमेटो कहने का मतलब ये दिखने में वो चॉकलेट जैसे होते हैं, बट उनमें लाइकोपिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट आप सोचिए, मतलब अब आप जब बगल में ही आप नियर बाई कंट्रीज हैं, आप जॉर्डन चले जाइए, इजिप्ट चले जाइए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आप डेजर्ट में। इजराइल में आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे से समुद्र से पानी निकाल के उसको डिसैलिनेट करके उसी पानी को वो सींचते हैं ड्रिप इरिगेशन के टेक्नोलॉजी से। और ड्रिप इरिगेशन भी शायद मतलब नहीं पता आपको, तो छोटे भाई कि ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी भी इजराइल की ही डिस्कवरी है। तो मतलब पौधों को वो उतना ही पानी देते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ क्या है कि भाई खोला और सारा पानी जो है छोड़ दिए, तो पौधे को जो जितना पानी लेना है वो तो लेता है, लेकिन बाकी सारा पानी जो है वेस्ट चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वही चीज ड्रॉप बाय ड्रॉप दोगे, उसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, इसलिए वो लोग मतलब उतना ही पानी देते हैं जितनी जरूरत है। कोशिश करते हैं वो रात में देने की, कि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है जमीन के भीतर चला जाए, सुबह नहीं देते हैं ताकि वो मैक्सिमम पानी उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीजें बहुत सीखने लायक है। मतलब मैं बार बार पॉइंट आउट इसीलिए कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो मतलब फार्मर बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, वो इस चीज को समझेंगे। बिल्कुल, कि पानी से बहुत, हमारे यहाँ आप देखो सुबह पानी दे देते हैं, ठीक है, वो मतलब मुझे लगता है कि बहुत सही तरीका है, नो डाउट है, क्योंकि प्लांट की मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सुबह के समय ही होती है। लेकिन अगर हम वो पानी रात को दे दें या शाम को दे दें, तो वो पानी इतना अच्छे से सेटल कर जाएगा अंदर, आपका लॉस नहीं होगा। इवापोरेशनल लॉस एक बहुत बड़ा लॉस है अपने हिंदुस्तान में। इस चीज को थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब समझने की जरूरत है। और हमारे यहाँ भी अब बहुत अच्छे जो प्रीमियर इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग भी ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। उनमें एक जैन फाउंडेशन है, अच्छा, तब वो लोग यूज करते हैं। और बहुत सारे लोग जो इजराइल से लौट के आए हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर्स, वो खेती कर रहे हैं उसी टेक्निक की मदद से। दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स।
तो इसका मतलब तो मुझे लगता है कि इजराइल में एग्रीकल्चर ब्रांच में भी पढ़ने काफी लोग इंडियन कम्युनिटी। अब बिल्कुल सर आते हैं, इंडिया से ही नहीं दूसरी जगहों से भी आते हैं। मतलब ये ओपन होती है मतलब लगभग सारे कंट्रीज के लिए जिनका इनसे टाई अप है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, वाइजमैन इंस्टीट्यूट के सामने ही हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम, जो कि इजराइल की मतलब नंबर 1 यूनिवर्सिटी कही जाती है, उसका एग्रीकल्चर का अपना खुद का इंस्टीट्यूट है। तो और वो जो साइंटिस्ट है वो सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज पे काम करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी जगह है। मतलब अगर आपको एग्रीकल्चरल रिसर्च या प्लांट साइंसेज रिसर्च करनी है तो मतलब मुझे लगता है कि इजराइल एक अच्छी जगह है, अच्छी मतलब चांसेस है वहाँ की। अगर आप साइंस लर्न करना चाहें, एग्रीकल्चर ही नहीं दूसरे भी किसी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, क्योंकि मैं वहाँ बहुत सारे बच्चों से मिला जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड के थे या फिजिक्स बैकग्राउंड के थे। इंजीनियर्स बहुत जाते हैं बीटेक करने के बाद, वहाँ लोग एमटेक या एमएससी करने जाते हैं। तो वो तो इसका मतलब तो हमारे कॉलेज के जो बच्चे बीएससी एजी वाले हैं वह भी एमएससी या और चीजों के संदर्भ में इजराइल वो मतलब उसका फायदा ले सकते हैं। सारा का सारा इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे है। मतलब छोटी छोटी चीजें, इवन फेलोशिप्स तक कितनी मिलती है, ये सब भी मतलब आपको मिल जाएगी। तो अब आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इजराइल में फिर जेरूसलम आप गए थे, हमने कुछ फोटो देखी। तो इजराइल में क्या क्या आप और शहरों में गए, कैसा लगा जेरूसलम, या इन सब के बारे में हम सबको कुछ बताइए। हाँ सर, मतलब मैं मतलब इजराइल एक बहुत छोटा कंट्री है। मतलब विद इन 2 आवर्स आप ट्रेन से एक एंड से दूसरे एंड चले जाए। बहुत छोटा है। तो इजराइल में मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसी जगह बची होगी जहां मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि इजराइल में एक चीज सर बड़ी मतलब थोड़ी आश्चर्यजनक है वहां पे, कि वहां पे फ्राइडे दोपहर से और सैटरडे शाम तक कुछ भी नहीं चलता है। कोई भी पब्लिक कन्वेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका एक अपना मतलब एक फेस्टिव रीजन भी है। और वो जैसे शबात मनाते हैं, तो शबात के समय वो कोई चीज नहीं चलाते, मतलब कोई भी मशीन वाला काम वो नहीं करते। तो इसलिए सारे पब्लिक कन्वेंस बंद रहता है। तो आपकी मजबूरी है कि अगर आपको इजराइल घूमना है तो आपको वर्किंग डेज में ही जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। या कभी कभी जैसे आपको मिल जाएगा, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन छुट्टी रहती है, यूनिवर्सिटी बंद रहती है, लेकिन पब्लिक कन्वेंस खुला रहता है, तो आप उस दिन घूम लीजिए। अच्छा। तो उस तरह के चांसेस आपको बहुत कम मिलेंगे इजराइल में। लेकिन मेरा बॉस बहुत कूल था इस मामले में। तो वो कहता था कि अरे तुम मुझे बताया मत करो कि तुम थर्सडे नहीं आ रहे हो, मुझे पता है कि तुम फ्राइडे सैटरडे नहीं जा सकते, तो जाओ। तो सर पहला तो फर्स्ट जो मैं जगह घूमने गया था वो मतलब वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी है, उसको बोलते हैं डेड सी। तो हाँ, तो डेड सी में सर इतना ज्यादा सलाइन कंडीशन है, मतलब इतना ज्यादा सॉल्ट है उसमें कि अ काइंड ऑफ बायंसी आ जाती है। मतलब अगर आप कोई चीज फेंकना चाहोगे भी ना तो भी नहीं फेंक, मतलब वो इतना बायंट हो जाएगा कि आप तैरने लगोगे। तो वो मतलब मैंने केवल सुनी थी और मैंने देखा वहां, मतलब अंदर जाके नहा के, मतलब कितना भी घुसना चाहो घुसनी, वो कट के ऊपर लोग उसमें ऐसे सो के पढ़ते हैं किताबें। तो वो एक बड़ा मतलब मेरे लिए मतलब नई चीज थी। उसके बाद फिर नाजरात वहाँ एक जगह है, वो जरूर जाना चाहिए, वो चर्च वहाँ पे है जहाँ। और फिर जेरूसलम तो वन ऑफ द मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ही वर्ल्ड में कोई ऐसा होगा जो जेरूसलम नहीं जाना चाहेगा देखने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न वॉल है वहाँ पे, उसके बगल में अलस्का मस्जिद है जो मुस्लिम्स के लिए बहुत वो है। प्लस जेरूसलम एक बहुत होली सिटी है। जैसे आप मतलब आप जब वहां अंदर जाएंगे ना जेरूसलम में, आपको पता चलता जाएगा ईसा मसीह को जहाँ पे सूली से लटकाया गया था वो जगह वहां है। तो मतलब वो क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एज वेल एज जो जूस हैं, क्योंकि इजराइल के जो बाशिंदे होते हैं उनको जूस कहा जाता है, वो लोग उनका अपना धर्म है, वो मानते हैं वो। तो वो मतलब तीनों जगह, इसीलिए वो बहुत सेंसिटिव एरिया है वहां पे। मतलब इतनी पुलिस और इतना मिलिट्री रहती है कि मतलब आप वहां पे कोई क्राइम नहीं कर सकते, मतलब कुछ होता भी नहीं है। सोचिए 3 कम्युनिटी की जगह है, तो आप समझ ही लीजिए कितना मतलब वो होगा वहाँ। तो वो, और जब मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल जाना टफ है, वो सबको वीजा नहीं देते हैं।
साइंटिस्टों को वीजा दे देते हैं वो इजिली, लेकिन फिर भी मतलब वो हर आदमी को वीजा नहीं देते। अगर वो डिनाई कर देंगे तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपने क्लेम मतलब इसराइल का वीजा डिनाई क्यों हुआ। मतलब ये मेरा इसराइल का एक्सपीरियंस रहा। और वहाँ तेल अवीव है, जाफा है, मतलब ये सब जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। पुरानी सिटी है, पुराने पोर्ट्स हैं। तेल अवीव तो अपने आप में लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, न्यूयॉर्क से भी महंगा है वो रहना वहाँ। लोग ऐसा कहते हैं और वो मुझे समझ में आया जब मैं वहां गया, तो मुझे समझ में आया कि वो क्यों इतना महंगा। रात भर खुला रहता है, डांस बार और ये सारी चीजें वहां थी, तो बहुत एंजॉय करते हैं वहां के लोग लाइफ। तो वो चीज मैंने वहां से सीखी कि भाई टेंशन वेंशन सब घर छोड़ के आओ, या अगर लैब में हो तो लैब में छोड़ के आओ। तो यहाँ है लोग फन करते हैं, पूरा घूमते हैं। वो चीज मतलब मैंने वहां से देखनी शुरू की और शायद मैं अभी भी वो फॉलो कर रहा हूँ। लैब की चीज लैब में छोड़ दो। बिल्कुल। तो अगर आपके पास इजराइल का वीजा है तो आप आसपास जैसे जॉर्डन है या सीरिया है जा सकते हैं। अच्छा, हाँ जा सकते हैं। ये मतलब मिसकंसेप्शन है कि आप नहीं जा सकते। सीरिया आप नहीं जा सकते, सूडान नहीं जा सकते, ईरान नहीं जा सकते। अच्छा। वो इसलिए नहीं कि आप के पास इजराइल का वीसा है, क्योंकि इसराइल का वीसा जरूर लगता है लेकिन स्टैम्प कभी नहीं करता पासपोर्ट आपका इसराइल। अच्छा। किसी दूसरी कंट्री में आप जाएंगे तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग, इजराइल में स्टैंपिंग नहीं होती। इजराइल में वो एक छोटा सा कार्ड दे देते हैं, वो कार्ड आपको रखना पड़ता है। अच्छा। स्टैम्प नहीं करता आपका पासपोर्ट कभी। तो आपका वीसा इसलिए रिजेक्ट नहीं होगा, जैसे आप ईरान जाना चाहे, कोई इराक जाना चाहे या सूडान जाना चाहे, कि आपका इजराइल का वीसा लगा है इसलिए आपको रिजेक्ट होगा। ऐसा मिसकंसेप्शन है। मैं जॉर्डन गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और वो इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं सब लोग। चाहे आप जॉर्डन जाइए, चाहे इजिप्ट जाइए, चाहे इस्राइल जाइए, यूएस में रहिए, यूके में रहिए, इंडियंस को सभी लोग पसंद करते हैं। इस वजह से आपका वीसा कभी रिजेक्ट नहीं होगा कि आप इजराइल गए। मुझे ऐसा नहीं। ओके, ग्रेट। तो फिर इजराइल का सफर आपने खत्म किया और उसके बाद फिर टेक्सास की सवारी। हाँ, तो इजराइल में मेरा जो टेन्योर पूरा हुआ वो सितंबर 2018, और मुझे इजराइल का जो मुझे यूएस में टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी है कॉलेज स्टेशन में, उसका एक एक्सटेंशन कैंपस है युवाल्डी, एक जगह है सैन एंटोनियो, उसके बगल में नियरेस्ट सिटी है, 1.5 घंटे की दूरी है। तो उसका एक एक्सटेंशन सेंटर है वहाँ, टेक्सास A&M एग्री लाइफ रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर। वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला और मैं यहाँ पे H1 वीसा पे आया। यहाँ मैं 2 साल 2 महीने रहा टेक्सास में। और मैंने जो यहाँ पे काम किया वो 2 अलग अलग परियोजनाएं थी। पहली परियोजना थी पालक पर। अच्छा। तो पालक जो होता है ना सर, उसके जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत शैलो होता है, बहुत छोटा होता है, तो बहुत एफिशिएंट न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता मतलब सॉइल से। और जब भी आप इस तरह की मतलब खेती करते हो जो ऑर्गेनिक कंडीशंस में होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंडीशंस में क्या होता है कि आपको फर्टिलाइजर अलाउड नहीं होता है, पेस्टिसाइड अलाउड नहीं होता है, तो वो आपके लिए और कंस्ट्रेन हो जाता है, क्योंकि आप अलग से न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हो है। तो जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है मतलब ऑर्गेनिक फील्ड में वही उसको एब्जॉर्ब करना है। तो एक तो शैलो रूट सिस्टम, और दूसरा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की भी कमी, मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। तो इसके लिए स्पिनच एक बहुत मॉडल प्लांट मतलब होता है, और हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 400 वैरायटी को स्क्रीन किया है, और ये काम करने में मुझे 2 साल लगे। और वो मतलब अभी पब्लिकेशन के फॉर्म में है वो, मतलब पब्लिकेशन मैं लिख के दे चुका हूँ, मेरा बॉस उस पे काम कर रहा है। तो हम लोगों ने 400 एक्सेशंस को इंक्रीज किया, जो कि पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी को बताता है। कुछ पालक इंडिया से भी है, टर्की से भी है, इजराइल से भी है, जहां जहां से हो सकता है तो वहां से पालक को इकट्ठा किया, और फिर उसको यहाँ पे ऑर्गेनिक कंडीशंस में ग्रो करके देखा है कि कौन सा जो पालक है वो बहुत एफिशिएंटली नाइट्रोजन को सॉइल से पिक कर लेता है। तो फिर उसमें फिर सेकेंडरी उसमें क्या होता है सर कि फिर हम लोगों ने रूट सिस्टम की एनालिसिस करी। सेम एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने ग्रोथ रूम में किया है हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम के थ्रू। तो उससे ये पता चलेगा कि आपका जो रूट है, मतलब कौन सा ऐसा स्पिनच का वैरायटी है जिसकी रूट लो नाइट्रोजन या हाई नाइट्रोजन में अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि लो नाइट्रोजन में क्या होता है कि आपको बहुत फाइनर रूट्स मिलती हैं, बहुत पतली पतली और ज्यादा रूट्स मिलेंगी, और जब हाई नाइट्रोजन कंडीशन आप देते हैं तो बहुत डेंस रूट सिस्टम होता है। तो उसके थ्रू हम वैराइटल स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कौन सी वैरायटी हमारी बेहतर परफॉर्म करेगी अगर लो नाइट्रोजन कंडीशन रही तो। ये बहुत बड़ा USDA का प्रोजेक्ट है,
जो अभी मैं इस साल खत्म करके तब मैं मोंटाना आया हूँ। ओके। तो एक मेरा प्रोजेक्ट वो था और दूसरा प्रोजेक्ट सर ऑलिव्स पे था, क्योंकि मतलब अगर आप यूएस के बारे में जानते होंगे तो सबसे ज्यादा ऑलिव यहाँ पे कैलिफोर्निया रीजन में ग्रो किया जाता है। तो टेक्सास में भी कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे ऑलिव ग्रो होता है। तो होता क्या है कि कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रीजिंग होती है टेक्सास में, फ्रीजिंग इवेंट्स आते हैं। तो ऑलिव जो होता है ना वो मतलब कोल्ड सेंसिटिव प्लांट होता है, स्पेशली जो नए ऑलिव के पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे या नए ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो वो बहुत प्रोन होते हैं कोल्ड से। ये एक टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू फंडेड प्रोजेक्ट है। तो इसमें हमें वैराइटल स्क्रीनिंग करनी थी, मतलब टेक्सास। तो टेक्सास में 5 अलग अलग लोकेशंस पे ऑलिव फील्ड्स थी, मतलब ऑलिव के रैंचेस थे। तो वहां जाकर के मुझे सॉइल सैंपल और प्लांट सैंपल इकट्ठा करके मुझे ये देखना था कि रीजनली एडेप्टिव कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कोल्ड टॉलरेंट हो सकती है। तो उससे मैंने मतलब लीव्स वगैरह भी इकट्ठा किया, फिर हम लोगों ने आरएनए निकाल के उसके जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस करी और हमें कुछ वैरायटीज मिली है जो प्रॉमिसिंग है, बट स्टिल वो स्टडी जो है मतलब चूंकि नेचुरल फील्ड में हुई है, तो नेचुरल फील्ड में आपको पता है ना फ्रीजिंग के साथ साथ दूसरे भी स्ट्रेसेस भी आते हैं, तो हमें उसको कंट्रोल में फ्रीज में करके वैलिडेट करना पड़ेगा कि मतलब हमें जो वैरायटीज मिली हैं वो लिटरली कोल्ड टॉलरेंट है। तो ये काम मेरा वहाँ 2 प्रोजेक्ट पे था। तो 2 साल मैंने यही पे काम किया। मेरे जो पीआई हैं उनका नाम डॉक्टर विजय जोशी है, इंडियन है वो, और वो 22 साल से यूएस में है, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर मुझे दूसरा ऑफर यहाँ पे टेक्सास से खत्म करने के बाद मैं बोजमैन मोंटाना में, मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी मैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी से रिलेटेड ही काम कर रहा हूँ, लेकिन वो एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है। क्योंकि प्रोजेक्ट अभी एमिंग है, इसलिए मैं क्रॉप का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मतलब वो सही भी नहीं है लेना। और मतलब वो चूंकि वो बायोडीजल क्रॉप है, उसका जो मतलब आउटपुट है वो इंडस्ट्रियल बेस भी है, पेंट्स में भी यूज होता है, और सबसे बड़ी बात बायोफ्यूल यूज होता है। तो वो क्रॉप मतलब इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम फिश आउट कर रहे हैं कि क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट कहा जाता है प्लांट ग्रोथ के लिए। मतलब अगर आप अमाइनो एसिड देखें, प्रोटीन देखें, तो एक बेसिक स्केलेटन देता है वो मतलब उसको प्लांट को, और ओवरऑल प्लांट डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन का। तो हम जो है हम ऐसी वैरायटीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम कम नाइट्रोजन में ज्यादा से ज्यादा मतलब सीड यील्ड को ले आए। और चूंकि वो इंडस्ट्रियल क्रॉप है और सीड यील्ड इम्पोर्टेंट है, ऑयल इससे निकलता है, तो हम ये देखेंगे कि कितना मतलब ऑप्टिमम नाइट्रोजन हम देख करके ज्यादा से ज्यादा सीड यील्ड और ऑयल निकालने की कोशिश करेंगे। ये प्रोजेक्ट यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा फंडेड है और 5 साल का प्रोजेक्ट है और बहुत एमिंग है। तो आई होप कि अगले 3-4 सालों में शायद कुछ अच्छी वैरायटी हम डेवलप कर पाएं। अगर ये काम अच्छा हो गया तो निश्चित ये बहुत अच्छे जर्नल में टारगेट हम करेंगे। लेकिन अभी तो अभी मतलब सीखने की, तो हो सकता है 4 साल बाद मैं आपको कुछ बताने के उस पे आ जाऊं। ये मेरा ओवरऑल जर्नी अभी तक रहा। तो यूएस में और कहाँ मैंने नेवादा की आपके कुछ फोटोज देखी, और बताइए कहाँ यूएस में आप देखे कुछ बच्चों को? यूएस में मैं जब आया यहाँ पे तो मैं टेक्सास में आया था, और फिर 2019 में एक उनकी हर साल की कॉन्फ्रेंस होती है जिसको बोलते हैं एनुअल हॉर्टिकल्चरल कॉन्फ्रेंस, जो अमेरिकन सोसाइटी साइंस की बड़ी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस होती है। तो वो उसमें मेरा ओरल प्रेजेंटेशन था, तो वही वो लास वेगस में थी, तो वही मैं लास वेगस गया था। उसके बाद फिर मैं अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्त प्रेम स्वरूप यादव से मिलने गया था बॉस्टन। अच्छा। तो उसने मुझे हार्वर्ड, MIT, तो वो प्रेम से मिलने में गया था। फिर लौटते वक्त मैं न्यू जर्सी आया, मेरे स्कूल के एक सीनियर पीयूष वर्मा इंजीनियर हैं, वो डेल में काफी बड़ी पोजीशन पे हैं, तो उनके पास मैं 4 दिन रुका रहा। उसके बाद मैं जब टेक्सास वापस लौट के आया तो फिर मैंने जॉब छोड़ी और मैं दूसरी जॉब पे आया। तो ये मेरा अभी तक का ओवरऑल जर्नी रहा है यूएस का। आज यूएस में बैठे हैं, लेकिन इजराइल भी आप रहे हैं और आज आप इस जगह हैं। तो वो सफर जो यूपी कॉलेज में जब कभी आपने एक स्टार्ट किया था, क्या काइंड ऑफ एक इमेजिनेशन बन पाया था उस समय कि
सर ये मतलब इसको एक्सप्लेन कर पाना ना रियली बड़ा टफ, क्योंकि हम कॉलेज लेवल पे तो हम कभी नहीं सोचे थे कि, मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद हम उतना एम भी कर पाते कि हम शायद विदेश जा पाएंगे। शायद वो ट्रेनिंग का असर है। बनारस यूनिवर्सिटी में हम मतलब हम लोग, मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया, रिसर्च किया, वहां से अच्छा काम किया और कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करके मतलब एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश करी। पब्लिकेशंस अच्छे जर्नल में आए और उन पब्लिकेशंस की वजह से ही आपको पोस्टडॉक मिलता है। और उसके बाद फिर आप मतलब ऐसे परिवेश में आ जाते हो कि आप खुद से प्रोजेक्ट सोच सकते हो कि यार मैं ये चीज एड्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर जब आप प्रॉब्लम एड्रेसिंग अप्रोच पे आ जाओगे, फिर आपको उसको समझ में आना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम है तो इसको हम किस किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मतलब एक प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें पब्लिकेशंस हैं, पेटेंट्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना एमिंग है। तो ये चीज तो कभी यूपी कॉलेज में नहीं सोची थी, लेकिन ये सोच के अब थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि यार चलो मतलब उस कॉलेज से पढ़ के भी हम यहाँ तक चले आए। और मैं ही नहीं, शायद उस कॉलेज से पढ़ा हुआ जो भी छात्र है तो वो इस पोजीशन पे है तो वो आपको ये मेंशन करेगा हमेशा से कि हम जो भी हैं शायद उसका बेस यूपी कॉलेज ही है। अगर हम यूपी कॉलेज में नहीं पढ़ते, हम उस तरीके के छात्र नहीं होते, तो हमारा एडमिशन भी अच्छी जगहों पे नहीं होता और हम शायद इस जगह पे नहीं आ पाते। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है और वो हमेशा रहेगा। और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम राजर्षि परिवार के सदस्य हैं। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं जब भी आऊँ मैं सबसे मुलाकात करूँ वहाँ पे, और मैं हमेशा करता रहूंगा। और फिर देखते हैं सर की लाइफ कहाँ लेकर के जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हॉबीज को कुछ मेंटेन कर पा रहे हैं आप? जैसे आप बता रहे थे क्रिकेट को मेंटेन तो कर पा रहे हैं। टेक्सास में तो हाँ, टेक्सास में मैं नहीं कर पाता था क्योंकि थोड़ा स्ट्रेसफुल कंडीशन थी वहाँ। लेकिन यहाँ पर मतलब मैं शायद मेंटेन कर पाऊंगा। यहाँ दोस्त भी हैं, जगह भी अच्छी है, मेन सिटी है, तो शायद मैं उस चीजों को एक्सप्लोर कर पाऊँ। और चूंकि अभी तो बहुत स्नो है, ये मतलब स्नो के लिए जाना जाता है। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा सीजन आएगा मई जून जुलाई में, तो उस वक्त क्रिकेट वगैरह होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि उस चीज को मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा फिर से यहाँ। गुड गुड। और आगे क्या आप विजुअलाइज कर रहे हो, क्या आप आगे का देख रहे हो, सोच रहे हो? सर मैं मतलब मेरा तो अपना एम यही है कि मैं किसी अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में मतलब पीआई की पोजीशन ले पाऊँ, और मेरा प्रयास जारी है। और एक दो अच्छे पब्लिकेशंस का मैं वेट कर रहा हूँ, जो होपफुली अभी आएगा या अगले 2-4 सालों में मैं टारगेट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो है सर, मतलब ये मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया था और अभी भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि अच्छे स्कॉलर्स, अच्छे टीचर्स की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है। और बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको मिलेगा, बस यू नीड टू जस्ट कीप गोइंग। आपको देखते रहना है, कोशिश जारी रखनी है। और जो हम सीखे हैं, मैं चाहूंगा कि मतलब मैं अपने देश को 2 स्टेप ऊपर लेके जाऊं। बिल्कुल, मेरा टारगेट। मैं एक चीज अपने बताना चाहूंगा अपना अनुभव। मैं जब यूएस में था तो मेरे बॉस जो थे प्रोफेसर हेनरी शेफर थे, वो प्रोफेसर सी.एन. राव के काफी अच्छे मित्र रहे हैं। और उसी समय प्रोफेसर सी.एन. राव ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसमें चैप्टर टाइटल था फ्रॉम बनारस टू पर्ड्यू, क्योंकि प्रोफेसर सी.एन. राव पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो मेरे बॉस ने, प्रोफेसर शेफर ने, वो किताब लाके मुझे दी और मैं पूरा पढ़ा था। और उसमें उन्होंने जो कुछ बात लिखी है वो बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में एक वो समय अब आने वाला है जहां यूएस से रिटर्न जो आपके स्कॉलर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, वो लौटेंगे और वो आपके धीरे धीरे स्टेट यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस तक में वो परकुलेट कर जाएंगे perhaps। और जिस तरह से अब ये एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन चल रहा है, तो टाइम्स टू कम, और जैसा कि गवर्नमेंट अब इनिशिएटिव्स भी ले रही है, इतनी ज्यादा फेलोशिप्स ला रही है, रामालिंगम जैसी, और इस तरह से इतना कोशिश किया जा रहा है, तो वो उसका असर अगले 10 से 20 सालों में दिखने लगेगा। जहाँ पर कि कॉलेजेस और इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में आ रही हैं, कॉलेजेस आ रहे हैं, तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट और उसके हिसाब से रिसर्च के संदर्भ में भी बहुत पॉसिबिलिटीज आगे आती जाएंगी।
हाँ, ये एक हमेशा अब एक क्वेश्चन जरूर बना रहेगा परमानेंट जॉब के संदर्भ में। और जैसा कि मैं पहले कहता भी रहा हूँ, डॉक्टर अंजन से भी मैं ये बात कह रहा था कि परमानेंट पोजीशंस तो कॉन्सेप्ट जो है वो टेन्योर जिसको आप अमेरिका में कहा जाता है, वो अमेरिका में भी बहुत कम है। तो वो वही सेम चीज इंडिया के संदर्भ में भी आ रही है। इंडिया में अब प्राइवेट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स खुलते चले जा रहे हैं और वो बहुत जबरदस्त इंकरेजमेंट दे रहे हैं रिसर्च एनवायरनमेंट के संदर्भ में। फंडिंग्स लाने के लिए वो बहुत इंकरेज कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत हैं, बट ये है कि एक टेन्योर सिस्टम जिसको कि यूएस के परव्यू में कहें और इंडिया के परव्यू में उसे परमानेंट पोजीशन कहें, वो एक चीज जरूर बनी रहेगी। हालांकि देखिए तो पेंशन सिस्टम खत्म ही हो ही चुका है इंडिया में भी 2005 के बाद। तो पॉसिबिलिटीज बहुत है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को यही पास करना चाह रहा हूँ ये बात कि उस परमानेंसी फैक्टर को हटा के आप बात करिए तो अपॉर्चुनिटीज इस समय हर जगह है। नॉट ओनली इंटरनेशनली, नेशनली भी वो अपॉर्चुनिटीज बनती चली जा रही हैं और उस संदर्भ में काफी और चीजें आती जाएंगी। आप कुछ और अगर बताना चाहें या बोलना चाहें तो कुछ बताइए। सर मैं तो जैसे मेरा कभी ये नहीं रहा है कि मुझे परमानेंट जॉब चाहिए। मुझे एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे मैंने अभी तक जो लिया है मैं डिलीवर कर पाऊँ, अच्छे कलीग्स बना पाऊँ, ताकि रिसर्च जो आप करेंगे या अपना टारगेट सेट करेंगे वो आप अचीव कर पाए। तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए। बस ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे परमानेंट जॉब चाहिए उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। तो परमानेंट का कॉन्सेप्ट तो मेरे लिए भी कभी नहीं था और मेरा ये टारगेट हमेशा से रहेगा कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे आप अपने रिसर्च को अच्छे से निभा पाए, आपने जो टारगेट अपने रिसर्च के लिए सेट किया है वो आप कर पाए और जो फैसिलिटीज आपको चाहिए वो मिल पाए। बस वही मेरा टारगेट है। और मुझे लगता है कि कोई भी पीआई जो लौटेगा या कोई भी स्टूडेंट या फैकल्टी जो इंडिया में वापस आके फैकल्टी बनना चाहेगा वो इस चीज को जरूर टारगेट करना चाहेगा। और इंडस्ट्रीज में भी पॉसिबिलिटीज हैं? अब बिल्कुल है सर पॉसिबिलिटीज इंडस्ट्री में भी, बट मैंने अभी तक किसी इंडस्ट्री को अप्रोच किया नहीं है क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम अभी तक रहा है वो जनरली बेसिक रहा है। अगर आपका काम अप्लाइड होता है तब आप इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप कोई बहुत अच्छा कल्टीवार डेवलप कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो इंडस्ट्री का जरूरत है। हाँ, अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है वो उस डायरेक्शन में है। तो अब मुझे नहीं पता है कि ये प्रोजेक्ट मेरा कैसा जाएगा आगे। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा रहा और इस तरह का कोई हम क्रॉप इंडिया में भी डेवलप कर पाए तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आई विल लुक फॉरवर्ड टू सी दैट। तो चलते चलते अपने जूनियर्स को जो आपके यूपी कॉलेज के हैं, मे बी बीएचयू के, जो अगर इस प्रोग्राम को या इस सेक्शन यही है कि अपना गोल आप डिसाइड कर लीजिए पहले से कि हमें ये करना है। अगर आपका गोल सेट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम। अगर आप सोच लोगे कि मुझे ये चीज करनी है तो डेस्टिनी भी आपको उधर ले जा। ये मैंने देखा है। अभी तक तो मैंने यही महसूस किया है और मेरे जितने भी सीनियर्स रहे हैं मैंने उनको भी देखा है। अगर उन्होंने ठान लिया है कि ये चीज करनी है तो करना है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे एंजिल भैया है। आप देख लीजिए, उन्होंने कॉलेज से पीएचडी करने के बाद वो यूके में दरहम यूनिवर्सिटी में है अभी और उनको रामालिंगा और सारी फेलोशिप्स मिल चुकी हैं। वो इंडिया ने कभी प्रयास कर रहे हैं तो उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल वो है। तो मुझे लगता है अगर आप अपना गोल सेट कर लेंगे, पहले से सोच लेंगे क्या करना है, तो वो हमेशा से अच्छा रहेगा। मैं तो अपने छोटे भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है आपको ये देखते हुए कि आप इस समय अमेरिका में बैठे हैं। आपके लिए अभी दिन चालू हो रहा है और मेरे लिए सोने का समय स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल। और एज ए टीचर यही सबसे बड़ा हम सारे टीचर्स को सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं ये मत समझिएगा कि ये मैं कह रहा हूँ, ये पूरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये पूरा बॉटनी डिपार्टमेंट, ये पूरा कॉलेज परिसर आपकी इस उपलब्धियों पर गौरवान्वित महसूस करता है। और आप इसी तरह खूब आगे बढ़ते रहिए, खूब ऊंचाइयों को पाते रहिए। इस सब के संदर्भ में हम सब की शुभकामनाएं, आशीर्वाद सदा है और बनी रहेंगी। और आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह आगे चलते जाएं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। नमस्ते।